अगर मुझे हर दिन 7 अरब रेड एनवलप मिले पर मेरे पास उन्हें लूटने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम हो तो मैं कितने लूट पाऊंगा। मैं अपनी ब्लाइंड डेट पर बैठा था, तभी अचानक बज्ज, मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब पॉपअप आया। आपको 7 अरब रेड एनवलप मिले हैं, क्या आप रिसीव करना चाहते हैं? मेरी तो हंसी छूट गई। गजब बेइज्जती है। 7 अरब मतलब पूरी दुनिया में अभी पैदा हुए बच्चे ने भी मुझे पैसे भेजे हैं क्या? आजकल के ये फेक एड्स वाले कुछ भी फेंकते हैं। पहले तो मेरा मन किया कि इसे हटा दूं, पर खाली बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। क्यूरियोसिटी में आकर मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। मैं भी तो देखूं ये बेकार सा प्रोग्राम क्या गेम खेलता है। चलो टाइम ही पास हो जाएगा। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर लाल रंग की तेज रोशनी चमकी और पहला एनवलप ठीक बीच में आकर गिरा। मैंने भी बिना सोचे समझे उसे ओपन कर दिया। डिंग! बधाई हो, आपको 19,999 युआन मिले हैं। इसके तुरंत बाद दूसरा एनवलप आया। मैंने उसे भी ओपन किया। डिंग! बधाई हो, आपको 99 युआन मिले हैं। और फिर एक और नया एनवलप। मैंने अपनी भवे सिकोड़ी और मन में सोचा, क्या ये बस स्क्रीन पर टैप करने वाला कोई बेवकूफों वाला गेम है? यार ये तो बहुत बोरिंग है। मैं बस उसे बंद करके बैक करने ही वाला था कि तभी फोन लगातार 2 बार वाइब्रेट हुआ। सीधे बैंक से 2 मैसेज आए। मर्चेंट्स बैंक अलर्ट, 12 o'clock बजे 19,999 युआन जमा हुए हैं। मर्चेंट्स बैंक अलर्ट, 12 बजे 99 युआन जमा हुए हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। अमाउंट बिल्कुल सेम था। ये कोई फेक ऐड नहीं था, ये तो असली पैसा था जिसे मैं डायरेक्ट विड्रॉ कर सकता था। मैं एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन में पागल हो रहा था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और मैंने फिर से पागलों की तरह स्क्रीन पर टैप करना शुरू कर दिया। डिंग! बधाई हो, आपको 29,999 युआन मिले हैं। बधाई हो, आपको 2,000 युआन मिले हैं। डिंग! बधाई हो, आपको प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्किल मिली है। अनमैच ड्राइविंग स्किल जो आपको एक अलग ही स्वैग देगी। बधाई हो, आपको 5 युआन मिले हैं। मेरे फोन पर बैंक के मैसेज की टोन लगातार बज रही थी। मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। स्क्रीन पर टैप करने की मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि पूछो मेट्स। मुझे अंदर से पता था कि ये सारे एनवलप बिल्कुल असली हैं। मेरे सामने बैठी च्याओ शिया ने अपनी भव्य सिकोड़ी और बहुत ही घमंड से मेरी स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी नज़र ठीक उसी मैसेज पर पड़ी जिसमें 5 युआन मिलने की बात लिखी थी। उसे तुरंत उल्टी आने जैसा फील हुआ। मैं इतनी पढ़ी लिखी और ज्यादा कमाने वाली खूबसूरत लड़की इसके सामने बैठी हूँ और ये मुझसे बात करने या मुझे इम्प्रेस करने के बजाय पूरी शिद्दत से कुछ रुपयों के लिए ये बेकार के एनवलप लूटने में लगा है। च्याओ शिया झटके से खड़ी हो गई। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे लगता है तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। मुझे अभी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। इतना कहते ही वो वहां 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। डिंग! बधाई हो, आपको एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर मिली है। मैं अभी और टैप करना चाहता था, तभी फोन का टाइम 12:01 हो गया। स्क्रीन पर एक नया पॉपअप आया। अगले रेड एनवेलप के लिए 23 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। हर 10,000 युआन खर्च करने पर आपको तुरंत एक नया एनवेलप मिलेगा। मैंने धीरे से अपना फोन जेब में रखा। तभी मेरी उंगलियों को कुछ ठंडा और सख्त महसूस हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। वो एक कार की चाबी थी जिस पर उस जंगली सांड का लोगो बना था। एक लंबोर्गिनी की चाबी। अभी अभी जो लंबोर्गिनी मैंने जीती थी वो सीधे मेरी जेब में कैसे आ गई? ये रेड एनवेलप सिस्टम तो एकदम भौकाल है। और वहां चियाओ शिया जो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। मुझे फोन को घूरते हुए देखकर उसने सोच लिया कि मैं उन कुछ रुपयों के लिए रो रहा हूं। वो पूरी तरह से मुझे नीचा समझते हुए नखरे दिखाती हुई रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही चाओ शिया वहां की भीड़ देखकर हैरान रह गई। दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। सबकी आंखें कुछ ही दूरी पर खड़ी एक बहुत ही खूंखार और सुपर कूल स्पोर्ट्स कार पर टिकी थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, अरे बाप रे, लंबोर्गिनी, वो भी अवेंटाडोर। देश में इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी। ये सिल्वर ग्रे कलर तो कसम से जहर लग रहा है। कार के एकदम सामने एक बहुत ही हॉट सी दिखने वाली फीमेल इन्फ्लुएंसर पानी के सांप की तरह बल खाते हुए उस कार के साथ पागलों की तरह पोज देकर सेल्फी ले रही थी। च्याओ शिया भी उस टॉप लेवल की सुपर कार को देख रही थी और उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं भी रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था। मुझे देखते ही उसका खूबसूरत सा चेहरा एकदम से उतर गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो इसे साफ साफ मना कर दिया था, फिर ये साला भिखारी की तरह मेरे पीछे पीछे बाहर क्यों आ रहा है? मैं अपनी कार से आई हूँ, मुझे तुम्हारी ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। च्याओ शिया की आवाज में बहुत ज्यादा घमंड था। उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी BMW की चाबी हवा में लहराई।
वो मुझे दिखाना चाहती थी कि हम दोनों का लेवल कितना अलग है। वो एक BMW चलाती थी और मेरे पास तो कार का एक टायर खरीदने की भी औकात नहीं थी। मैंने अपनी पलकें उठाई और बहुत ही चिल तरीके से बोला, मैंने भी कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। इतना बोलते ही मैंने अपनी जेब से लंबोर्गिनी की चाबी निकाली और अंगूठे से हल्का सा बटन दबा दिया। बीप। कार की लाइट्स एकदम से चमकी और हॉर्न की दमदार आवाज गूंज उठी। वहां खड़े सारे लोग बुद्ध बनकर रह गए और मैं अपने कदम बढ़ाते हुए सीधा उस करोड़ों की कार के पास गया। मैंने उस सुपर कूल दरवाजे को खोला और स्वैग से अंदर बैठ गया। मैं वैसे तो बहुत कम ड्राइविंग करता था और ऐसी सुपर कार को छूने का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन जैसे ही मैं सीट पर बैठा, अभी अभी जो प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्किल मुझे मिली थी वो एकदम से एक्टिवेट हो गई। ये खूंखार जानवर जैसी कार अब मेरे लिए ऐसी लग रही थी जैसे ये सालों से मेरा कोई पुराना साथी हो। मुझे कार के एक एक बटन के बारे में सब कुछ पता था। ये फीलिंग एकदम जादुई थी। वो फीमेल इन्फ्लुएंसर जो अभी तक कार के सामने सेल्फी ले रही थी, उसने मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए देखा। वो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रही थी। बंदा स्मार्ट भी है और अंधा पैसा भी है। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह मेरी कार की खिड़की पर आकर लटक गई और बहुत ही मीठी आवाज में बोली, हैंडसम, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ डिनर करने का टाइम है? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सॉरी, मुझे अभी कुछ काम है। हैंडसम, ऐसे मत जाओ ना, कम से कम मेरा वीचैट तो ऐड कर लो, प्लीज ऐड कर लो। वो फीमेल इन्फ्लुएंसर पागलों की तरह खिड़की पीटते हुए चिल्ला रही थी, पर मेरे पास उसका ये सब ड्रामा सुनने का कोई टाइम नहीं था। मैंने चुपचाप शीशा ऊपर किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसे ही पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, मेरी लंबोर्गिनी एक रॉकेट की तरह दहाड़ती हुई सड़क चीरते हुए आगे निकल गई। ये सब कुछ ही दूरी पर खड़ी चाओ शिया की आंखों के सामने हो रहा था। वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। मैं एक करोड़ों की सुपर कार में बैठकर चला गया। वही लड़का जो अभी अभी उसके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर आई थी, और उसने खुद मुझे अपने मुंह से रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने बस एक बार हाँ कर दी होती और मुझसे शादी कर लेती तो उसे जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो घर बैठे बैठे आराम से अय्याशी कर सकती थी। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। एक कभी न खत्म होने वाला पछतावा किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिल को जकड़ रहा था, जिससे उसके सीने में भयानक दर्द उठने लगा। तभी प्रिंग ट्रिंग एक फोन की रिंगटोन ने उस सन्नाटे को तोड़ा। चाओशिया ने सुन्न होकर अपना फोन निकाला। स्पीकर से उसकी माँ चेन मिन फेन की आवाज आई, शिया, कैसा रहा? क्या तुम उस लड़के से मिली? हाँ, मैं मिली। चाओशिया ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना बची हो। कैसा लगा वो? अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही टाल देना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। वैसे भी उसके घर की हालत कुछ खास नहीं है, चेन मिनफेन ने फोन पर उसे समझाते हुए कहा। चाओशिया फोन पकड़े हुए बुद्ध बनी खड़ी थी। उसकी नजरें खाली सड़क पर टिकी थी और उसके होठ कांप रहे थे। उसके घर की हालत कुछ खास नहीं है। इतना सुनते ही चाओशिया चौंक गई। उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा, तो उसके माँ बाप करते क्या है? फोन से चेन मिनफेन की आवाज आई। वो पहले मेरे साथ ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब सुना है कि उन्होंने कपड़ों की कोई छोटी मोटी दुकान खोल ली है। बस इतना ही है, मुझे समझ आ गया। चाओशिया ने खटाक से फोन काट दिया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वो लंबोर्गिनी कब की गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी स्माइल आ गई, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। तो इस ब्लाइंड डेट में भौकाल टाइट करने के लिए इस साले ने अपनी सारी सेविंग्स उड़ाकर एक सुपर कार किराए पर ले ली। कितना फनी है ना? गरीब साला गरीब ही रहता है, भले ही उसे राजा के कपड़े पहना दो, वो कभी राजकुमार नहीं बन सकता। उसने फिर तिरछी नजरों से उस पागल फीमेल इन्फ्लुएंसर को देखा जो अभी भी खड़ी थी। उसने जलन में मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, जैसी घटिया सोच वैसी ही घटिया लड़की। फिर वो अपने नखरे दिखाते हुए तसल्ली से अपनी BMW में जाकर बैठ गई। इधर मेरी बात करूं तो मैं एक हाथ से अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर सड़कों पर भगा रहा था। उस करोड़ों की सुपरकार का साउंड पूरी सड़क पर गूंज रहा था। जहां से भी मैं गुजरता हर इंसान पलटकर सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मैंने पब्लिक पार्किंग में जाकर एक ब्रेक मारी और कार रोक दी। मैंने कार के ग्लव बॉक्स से ग्रीन बुक और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाला। मेरे तो होश उड़ गए। उस पर साफ साफ मेरा नाम छपा था। मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और मन में सोचा, क्या सच में नॉवेल्स की तरह मुझे भी कोई ऐसा सिस्टम मिल गया है जो मेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा? ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही था कि अचानक हवा में एक सेमी ट्रांसपेरेंट वर्चुअल पैनल पॉपअप हो गया। मैंने उस पर क्लिक किया और डिंग, सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। न्यूबी स्टार्टर पैक दे दिया गया है। इसके तुरंत बाद एक से बढ़कर एक खतरनाक और भौकाल स्टैट्स मेरी आंखों के सामने आ गए। होस्ट चेन फैन यानी मैं, करंट लेवल LV1। इस लेवल पर मैं जितनी बार सांस लूंगा
मतलब मेरी हर एक सांस के साथ मेरे अकाउंट में 1 युआन जमा हो जाएगा और ये सारा पैसा एकदम लीगल होगा, जिसे मैं आंख बंद करके कहीं भी उड़ा सकता हूँ। मैं उस पैनल को देखकर हैरान रह गया। इसी को तो कहते हैं बिना कुछ किए पैसा छापना। मैंने अपने दिमाग में जल्दी से कैलकुलेशन की। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सिर्फ सांस लेने और सोने के हिसाब से मैं बिना कुछ किए दिन का 60-70 हजार युआन कमा लूंगा। एक महीने का 2 मिलियन और एक साल का कम से कम 24 मिलियन। और ये तो सिर्फ सबसे कम लेवल यानी LV1 का कमाल है। अगर मेरा लेवल अपग्रेड हुआ तो क्या भौकाल मचेगा। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस न्यूबी स्टार्टर पैक को ओपन कर दिया। वांग सिक्विन पहले तो एकदम सुन्न पड़ गई, लेकिन फिर जमीन पर बिखरे हुए सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसने मुझे पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए घमंड से ताना मारा, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और तुम किसी झोल वाले दलाल के पास जाकर लोगों को घर बेचना सीख रहे हो। क्या तुम अपनी इस औकात के साथ एक भी घर बेच पाओगे? उसकी उस छोटी सी सोच में मैं बस एक ऐसा गरीब और फटेहाल इंसान था जो हर महीने पानी और बिजली के कुछ रुपयों वाले बिल के लिए भी उसके हाथों की कठपुतली बना रहता था। उसके हिसाब से तो मैं मरते दम तक इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन ही नहीं सकता था। मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी। मुझे इस कुएं की मेंढक जैसी लड़की के साथ एक भी फालतू बात करने का कोई मन नहीं था। मैंने झुककर अपनी चीजें उठाईं और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए सड़क किनारे खड़ी अपनी भौकाल लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के पास गया। मैंने स्वैग से कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और एक जोरदार एक्सीलेटर देते हुए कार को दहाड़ते हुए वहां से उड़ा ले गया। डिंग! बधाई हो, आपको चार्म ऑरा मिला है। आपका चार्म 5 पॉइंट बढ़ गया है और इससे लव एट फर्स्ट साइट ट्रिगर होने का चांस भी है। डिंग! बधाई हो, आपको 10 गुना कैशबैक कार्ड मिला है। मेरे पूरे शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। मैंने नीचे अपनी घिसी पिटी और पुरानी जीन्स को देखा और बिना कुछ सोचे सीधा एक्सीलेटर दबाया और जियांग बेई के सबसे महंगे लग्जरी शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ा। KM मॉल मेन गेट से अंदर घुसते ही एक अच्छी हाइट वाली खूबसूरत सी सेल्स गर्ल बड़ी स्माइल के साथ मेरे पास आई। कहते हैं ना कि इंसान अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। जब मैं उसके बताए गए लेटेस्ट सीजन के कस्टम मेड सूट को पहनकर बाहर आया तो मेरा चार्म लेवल सीधा 92 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मैंने कैजुअली अपने कंधे घुमाए और बोला, ठीक है, ये सही लग रहा है। कितने का है? सर, इस पूरे सूट की कीमत 48,889 युआन है। उस सेल्स गर्ल ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। ये कीमत सुनते ही मेरे माथे पर सिकुड़न आ गई और मैंने अपनी भवें सिकोड़ ली। सेल्स गर्ल का दिल धक से रह गया। उसने मन ही मन आह भरी, अरे यार, फिर से गलत बंदा चुन लिया। लगता है ये भी कोई ऐसा ही है जो इतनी महंगी कीमत सुनकर खरीद नहीं पाएगा, बस यहाँ आकर रईस बनने का दिखावा कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने थोड़ा मायूस होकर बड़बड़ाते हुए कहा, सिर्फ 48,000? इतना सस्ता? चलो कोई बात नहीं, अभी इसी से कार्ड स्वैप कर दो। ये बात सुनते ही उस सेल्स गर्ल के चेहरे की वो प्रोफेशनल फेक स्माइल एकदम से जम गई। क्या बकवास है। मैंने अभी जो अपनी भवें सिकोड़ी थी वो इसलिए नहीं कि कीमत बहुत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि कीमत बहुत कम थी। वो एकदम कंफ्यूज थी। उसने कांपते हुए हाथों से मेरा बैंक कार्ड लिया और POS मशीन पर स्वैप कर दिया। डिंग! 48,889 युआन का खर्च डिटेक्ट हुआ है। क्या आप 10x कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैंने मन ही मन बिना सोचे बोला, हाँ करो। डिंग! सिस्टम सीधा एक लेवल अपग्रेड होकर LV2 पर पहुंच गया है। अब कमाई डबल हो गई है, यानी हर सेकंड 2 युआन मिलेंगे। मैं अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी जेब में रखा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। मर्चेंट्स बैंक से मैसेज आया, 4,88,890 युआन क्रेडिट हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, हर 10,000 खर्च करने पर एक रेड एनवेलप मिलने वाला रूल भी ट्रिगर हो गया था। मेरे सामने लगातार 4 बड़े रेड एनवेलप के पॉपअप आ गए। 20,000 और 3,000 के कैश रिवॉर्ड बारिश की तरह मेरे अकाउंट में गिरने लगे। अपना बैलेंस देकर मेरी स्माइल कानों तक पहुंच गई थी। तभी वो सेल्स गर्ल जो अभी तक अपने होश में नहीं आई थी, उसने दोनों हाथों से मेरा कार्ड मुझे वापस दिया। सर, आपका कार्ड? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कैजुअली रैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो 2 पीस और वहां रखा वो पूरा सेट। हाँ, ये 10 पीस मेरे साइज के हिसाब से सब पैक कर दो। सेल्स गर्ल ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अमीर, ये पक्का कोई बहुत ही बड़ा अरबपति है जो भेस बदल कर आया है। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ पैक किया और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया, सर, टोटल बिल 2,32,100 युआन हुआ है। मैं मैनेजर से बात करके ऊपर के 2,100 का डिस्काउंट करवाती हूँ। आप बस थोड़ा वेट कीजिए। डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही चिल तरीके से हाथ हिलाकर कहा, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि रात को खाने में क्या खाना है। वो जो ऊपर के 2,100 हैं वो तुम अपनी टिप समझ के रख लो। ये थोड़ा सा पैसा अब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर था। इस लड़की की सर्विस अच्छी थी, कपड़े भी पहनने में कंफर्टेबल थे
तो थोड़ी टिप देकर मजे लेने में क्या बुराई है। सेल्स गर्ल की आंखें तो जैसे बाहर ही आ गई थीं। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने 90 डिग्री झुककर मुझे प्रणाम किया। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था और वो जोर से बोली, थैंक यू सर। मेरा कार्ड स्वैप होते ही मेरे दिमाग में वो सुरीली नोटिफिकेशन टोन फिर से पागलों की तरह बजने लगी। डिंग, सिस्टम LV3 तक पहुंच गया है। इस बार का रिवॉर्ड तो एकदम भौकाल था। अब मैं सिर्फ सांस भी लूंगा तो मेरे अकाउंट में 5 युआन आ जाएंगे। मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो अब मैं दिन भर कुछ ना भी करूं तो बैठे बैठे कम से कम 3-4 लाख युआन कमा लूंगा। उसी वक्त मेरे फोन पर लगातार पॉपअप आने लगे। 2,30,000 खर्च किए थे तो 23 नए रेड एनवेलप आ गए। मैंने बिना पलक झपकाए सारे के सारे ओपन कर दिए। हजारों का कैश तो अब मेरे लिए छुट्टे पैसों जैसा था। असली चीज तो वो गॉड लेवल स्किल्स थी जो मुझे मिली थी, वायलेंट एस्थेटिक्स। इस स्किल ने मेरी फिजिकल पावर और रिफ्लेक्स को मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया था। अब अकेले 100 लोगों को पीटना मेरे लिए बच्चों का गेम था और लड़ते हुए भी मेरा स्वैग एकदम कातिलाना होगा। ड्रिंकिंग जेंटलमैन, इससे मुझे ऐसा पावर मिला कि मैं कभी नशे में नहीं आऊंगा और मेरी हर एक घूंट से एक जानलेवा चाम निकलेगा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और मुझे अपने पूरे शरीर में एक खूंखार और विस्फोटक पावर महसूस हुई। क्या फीलिंग है। मैं अपनी लंबोर्गिनी लेकर वापस अपने उस फटेहाल किराए के कमरे में आ गया। रात के 12 बजे मर्चेंट्स बैंक में टाइम पर 2,10,000 से ज्यादा युआन क्रेडिट हो गए। अगले दिन दोपहर 12 बजे रेड एनवेलप सिस्टम ने फिर से अपना जलवा दिखाया। 20,000 कैश तो मिला ही, लेकिन उसके साथ लगातार बड़े झटके मिले। एक वैचरॉन कंस्टांटिन लिमिटेड एडिशन घड़ी, और हद तो तब हो गई जब मुझे वांजिया हुआफू में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल गई। मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं और मैं एकदम से सुन्न पड़ गया। वांजिया हुआफू, वो तो जियांगबेई का सबसे टॉप लेवल का स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, जहां घरों की कीमत कब की 50,000 के पार जा चुकी है, और मुझे एक पूरी बिल्डिंग मिल गई। मैं भी इस शौक से बाहर भी नहीं आ पाया था कि तभी मेरे सामने हवा से गिरकर प्रॉपर्टी पेपर्स का एक पहाड़ सा बन गया और साथ में चाबियों के 2 भारी गुच्छे भी आ गिरे। मैंने कैजुअली पहली बुक खोली, बिल्डिंग ए, फ्लैट 101, मालिक चेन फैन। दूसरी बुक देखी, फ्लैट 102, मालिक फिर से चेन फैन। पूरी 33 मंजिलें, हर मंजिल पर 4 फ्लैट, टोटल 132 टॉप लेवल के अपार्टमेंट, और अब ये सारे के सारे सिर्फ मेरे नाम पर थे। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बस ऐसे ही मेरे पैरों के पास पड़ी हुई थी। मैंने खुद को शांत करने के लिए अपनी जेब में सिगरेट ढूंढने के लिए हाथ डाला, लेकिन बाहर क्या निकला, एक आंखें चौंधिया देने वाली वाचेरॉन कॉन्स्टेंटीन घड़ी। घड़ी को देखकर और फिर जमीन पर बिखरे उन प्रॉपर्टी पेपर्स को देखकर मेरे चेहरे पर एक शातिर सी स्माइल आ गई। मैंने एक फटी सी प्लास्टिक की पन्नी उठाई, अपने उन करोड़ों के कागजातों को उसमें ठूसा और पूरे स्वैग से नीचे की तरफ चल पड़ा। नीचे पहुंचते ही मेरा सामना उस खड़ूस मकान मालकिन वांग सिक्विन से हो गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और एक फेक स्माइल के साथ ताना मारते हुए बोली, ओह तो छोटे चैन, आज मजदूरी करने नहीं गए? मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, नहीं गया। ये औरत वैसे भी हर महीने पानी बिजली के बिल में घपला करती थी और बात बात पर लाइट काट देती थी। मेरा तो पहले से ही प्लान था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं ये जगह छोड़ दूंगा, पर वांग सिक्विन ने मुझे खाली देखकर सीधा ऑर्डर झाड़ना शुरू कर दिया। काम पर नहीं गए तो अच्छा है, मेरे घर का टॉयलेट ब्लॉक हो गया है, जाकर उसे साफ कर दो। मैंने अपनी भवें उठाई और बहुत ही ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोले, नहीं आता। इतना बोलकर मैं वहां से जाने लगा। वांग सिक्विन ने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, ज्यादा नवाब बन रहा है? तुम जैसे अनपढ़ और नीची औकात वालों की किस्मत में यही गटर साफ करना लिखा है। उसका ये फालतू का ड्रामा देखकर मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। इस चक्कर में वो प्लास्टिक की पन्नी फट गई और उसके अंदर रखे वो सारे लाल रंग के प्रॉपर्टी पेपर्स और चाबियों का गुच्छा छपाक से जमीन पर गिर गया। वांग सिक्विन पहले तो सुन पड़ गई, लेकिन फिर जमीन पर बिखरे उन पेपर्स को देखकर वो पागलों की तरह पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने पूरी तरह से मुझे नीचा दिखाते हुए कहा, ओहो, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और तुम किसी झोल वाले दलाल के पास जाकर लोगों को घर बेचना सीख रहे हो। क्या तुम अपनी इस औकात के साथ एक भी घर बेच पाओगे? उसकी उस छोटी सी सोच में मैं बस एक ऐसा गरीब इंसान था जिसे वो हर महीने कुछ रुपयों के लिए अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। उसके हिसाब से तो मैं मरते दम तक इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन ही नहीं सकता था। मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी। मुझे इस कुएं की मेंढक जैसी औरत से एक भी फालतू बात करने का कोई मन नहीं था। मैंने झुककर अपना सामान उठाया और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए सड़क किनारे खड़ी अपनी भौकाल लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर के पास गया। मैंने दरवाजा खोला, अंदर बैठा और एक जोरदार एक्सीलेटर देते हुए कार को दहाड़ते हुए वहां से उड़ा ले गया। तभी वांग सिक्विन के उस मोटे सांड जैसे बेटे ली जियाहू ने दूर जाती हुई मेरी कार की बैकलाइट्स देखी। उसकी छोटी छोटी आंखें एक्साइटमेंट के मारे बाहर आने को हो गईं। अरे बाप रे, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर! हमारे इस कबाड़ जैसे मोहल्ले में कोई इतनी भौकाल कार चला रहा है।
कसम से मजा आ गया। वांग सिक्विन ने अपने बेटे को इतना एक्साइटेड देखकर मुंह बनाते हुए बड़ी बड़ी हाँकना शुरू किया। एक खटारा कार को देखकर इतना क्या उछल रहा है? तू बस कोई नौकरी ढूंढ ले, तेरी माँ तुझे 2 लाख युआन देगी, तू भी ऐसे ही एक कार ले लेना। ली जियाहू ने अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ खड़ा हो, और वो चीखते हुए बोला, 2 लाख? तुम सपने देख रही हो क्या? 2 लाख को 10 बार भी मिला लोगी तो भी ये नहीं मिलेगी। वो एक टॉप लेवल की सुपर कार है जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। क्या? वांग सीचिन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके दिमाग में जैसे कोई बम फट गया। उसे अचानक सा याद आया कि मैंने आज जो कपड़े पहने थे वो वही ब्रांडेड कस्टम मेड सूट था जिसे उसका बेटा कुछ दिन पहले मॉल में देखकर भी नहीं खरीद पाया था, क्योंकि उसकी कीमत हजारों में थी। और फिर उसे जमीन पर गिरे वो सारे प्रॉपर्टी के कागजात याद आए। एक बहुत ही खौफनाक ख्याल ने उसका गला घोट दिया। कहीं वो सारे घर सच में उसी के तो नहीं थे? वांग सीचिन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने कांपते हुए एक लंबी सांस ली। दूसरी तरफ अपनी कुछ शानदार हवेलियों का मुआयना करने के बाद मैं अपना वो प्लास्टिक का झोला लिए पास के ही एक लियंजिया रियल एस्टेट ऑफिस में घुस गया। मेरी एक पूरी बिल्डिंग है जिसे मुझे किराए पर देना है। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैंने टेबल पर उंगली मारते हुए कहा। काले चश्मे वाले उस एजेंट को ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसे लगा कि मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूं। उसने अपने चेहरे पर एक प्रोफेशनल फेक स्माइल चिपकाई और बोला, सर आप बेफिक्र रहिए, मैं ही इस पूरे एरिया को हैंडल करता हूं। मैं आपको सबसे तगड़ा प्राइस दिलवाऊंगा। मुझे फालतू बात करने का कोई शौक नहीं था। मैंने अपने हाथ को झटका दिया और छपाक सैकड़ों प्रॉपर्टी पेपर्स और चाबियों की बारिश करते हुए सब कुछ सीधे टेबल पर पटक दिया। वो एजेंट जो 1 सेकंड पहले तक फेक स्माइल दे रहा था, अगले ही सेकंड उसकी आंखें छिटक कर बाहर आ गई। वो इतना डर गया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो हकलाते हुए बोला, सर आप प्लीज बैठिए, मैं अभी मैनेजर को बुला कर लाता हूँ। कुछ ही देर में एक बहुत ही हॉट और खूबसूरत सी मैनेजर तेज कदमों से बाहर आई। उसने एकदम टाइट प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। उसके फीचर्स एकदम परफेक्ट थे, लंबी टांगे और कातिलाना फिगर। इसका ब्यूटी लेवल तो पक्का 94 पॉइंट्स होगा। हेलो सर, मैं लियंजिया डोंगचेंग की रीजनल मैनेजर हान तियान हूँ। हान तियान ने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मन ही मन हैरान होकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी 6 फुट की हाइट, ब्रांडेड कपड़े और वो भौकाल वाला रफ एंड टफ स्वैग किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। उसने पहले ही सुन रखा था कि वंगजिया हुआफू की बिल्डिंग ए को किसी मिस्ट्री बॉस ने फुल कैश पेमेंट देकर खरीद लिया है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बॉस मेरे जैसा एक इतना हैंडसम और यंग लड़का होगा। जब उसे लगा कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही घूर रही है तो उसके प्रोफेशनल चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। मेरा नाम चेन है, मैंने आराम से चाय का एक घूंट पीते हुए कैजुअली जवाब दिया। हान तियान ने जल्दी से खुद को संभाला और स्माइल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म के फायदों और वीआईपी कस्टमर पॉलिसीज के बारे में बकबक करने लगी। पर मेरे पास ये सब सुनने का कोई टाइम नहीं था। मैंने बहुत ही चिल तरीके से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं अपने सारे घरों की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरी बात सुनकर हान तियान एकदम सुन पड़ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बिना प्राइस या कमीशन के बारे में पूछे मैं करोड़ों का ये पूरा प्रोजेक्ट इतनी आसानी से उसके हाथों में सौंप दूंगा। उसका खूबसूरत चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया और वो बहुत ही प्यार से बोली, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू मिस्टर चेन। कुछ ही देर में गर्मा गर्म प्रिंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने टेबल पर रखा था। ठीक उसी वक्त चियाओ शिया अपनी थकी हारी हालत में उसी रियल एस्टेट ऑफिस के अंदर घुसी। अपने भाई के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर ढूंढने के चक्कर में वो आज तेज धूप में दसियों ऑफिस के धक्के खा चुकी थी, पर उसे कोई घर नहीं मिला था। क्या आपके पास वंगजिया हुआफू में कोई घर किराए के लिए है? उसने बहुत ही उम्मीद से पूछा। तभी कदमों की आवाज आई। मैं अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके मीटिंग रूम से बाहर आ रहा था। चियाओ शिया ने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया और उसके दिल में मेरे लिए वो घटिया सी नफरत फिर से पागलों की तरह जाग उठी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लंबोर्गिनी नहीं चला रहा था क्या? अच्छा, तो ये साला इस ब्रोकर कंपनी में झाड़ू पोछा मारने वाला एक मामूली सा नौकर है। उस सुपर कार को किराए पर लेने के लिए इसने अपनी कई महीनों की चिल्लर जैसी सैलरी उड़ा दी होगी। ये सच में एक नंबर का भिखारी है। वो मुझे देखकर मुंह बनाने ही वाली थी कि तभी वो एजेंट जिसने पहले मुझे अटेंड किया था, वो एक्साइटमेंट में भागता हुआ चियाओ शिया के पास गया और जोर से चिल्लाया, मैडम, आज तो आपकी किस्मत खुल गई है। क्या आपने सामने उन सर को देखा? उन्होंने अभी अभी अपने नाम पर मौजूद वांजिया हुआफू की एक पूरी की पूरी बिल्डिंग हमें किराए पर देने के लिए सौंप दी है। अब आपके पास इतने सारे फ्लोर हैं कि आप आंख बंद करके कोई भी चुन सकती हैं। वहां एकदम शमशान जैसी शांति छा गई। उस पूरे लियंजिया ऑफिस में अब इतनी शांति थी कि अगर जमीन पर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। क्वियो शिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऐसे बुद्ध बन गई जैसे उस पर कोई बिजली गिर गई हो। वो पूरी तरह से सुन्न थी। क्या उसके कान बज रहे थे? मैंने वांजिया हुआफू की पूरी एक बिल्डिंग किराए पर देने के लिए दे दी। वो वांजिया हुआफू था जहां अभी 1 स्क्वायर मीटर की कीमत ही 50,000 चल रही थी। वहां के एक नॉर्मल फ्लैट की कीमत ही 50 लाख के आसपास थी,
तो उस पूरी बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? चियाओ शिया के दिमाग में सुन्न से आवाज हुई और उसे अचानक से वो लंबोर्गिनी एवेंटाडोर याद आ गई जो मैंने कल चलाई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक छुपा हुआ अरबपति था। और सबसे ज्यादा फनी बात तो ये थी कि कल उसने मुझे अपने झूठे घमंड में आकर रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने पहले ही मेरा हाथ थाम लिया होता तो आज उसे इस भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ होकर सड़कों पर धक्के नहीं खाने पड़ते। पछतावा। चियाओ शिया को अपने सीने में बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी और वो पछतावे के मारे अंदर ही अंदर घुट रही थी। और मैंने बस बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसकी तरफ देखा, अपनी जेब में हाथ डाले और बिना पीछे मुड़े सीधा बाहर की तरफ चल पड़ा। इस जैसी लालची और लोगों को उनकी औकात से तोलने वाली लड़की के लिए मेरे दिल में एक पैसे की भी इज्जत नहीं थी। चियाओ शिया की आंखों में आंसू आने वाले थे। वो पागलों की तरह मेरे पीछे भागी और चिल्लाई, चैन फैन रुको। लेकिन अफसोस, उसे जवाब में सिर्फ मेरा वो भौकाल और एटीट्यूड से भरा हुआ बैक लुक ही मिला। पास ही खड़ी हान तियान, जो ये सारा तमाशा मजे से देख रही थी, उसने एकदम सही मौके पर ताना मारते हुए पूछा, मैडम, क्या आप अभी भी वांजिया हुआफू का घर किराए पर लेना चाहती हैं? हाँ, मुझे एक घर चाहिए। चियाओ शिया ने मुश्किल से अपने होश संभाले और दांत पीसते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे वो घर लेना ही था। किसे पता था कि हान तियान के चेहरे पर एक चालाक स्माइल आएगी और वो उसके अरमानों पर ठंडा पानी फेरते हुए बोलेगी, सॉरी मैडम, अब सिर्फ बिल्डिंग ए का फ्लैट 104 ही खाली बचा है और उसका महीने का किराया है 30,000 युआन। मजाक चल रहा है क्या? हान तियान ने अभी अभी मेरे चेहरे पर इस लड़की के लिए वो नफरत साफ साफ देख ली थी। मैं उसका सबसे बड़ा वीआईपी कस्टमर था, जो सिर्फ हैंडसम और अमीर ही नहीं था, बल्कि मैंने उस पर अपना 100% भरोसा भी दिखाया था। जब मुझे इस लड़की से नफरत थी तो एक सेल्स मैनेजर होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वो मेरे बदले इस लड़की की अच्छी तरह से अकल ठिकाने लगाए। 30,000? तुम जाकर बैंक क्यों नहीं लूट लेती? चियाओ शिया जोर से चीखी। बगल वाले उस लग्जरी एरिया में भी महीने का किराया सिर्फ 3,000 है, और वैसे भी अभी उस एजेंट ने तो कहा था कि मैं कोई भी फ्लोर चुन सकती हूँ, तो फिर तुम्हारे पास अचानक से सिर्फ फ्लैट 104 ही कैसे बचा? हांटियान ने बहुत ही आराम से अपनी आंखें घुमाई और उसे एकदम कड़क एटीट्यूड में जवाब दिया, हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत से एजेंट हैं। वो किस खेत की मूली है जिसे अंदर की सारी बातें पता होंगी? अच्छे फ्लोर्स तो कब के बुक हो चुके हैं। क्या कहा? बहुत महंगा है? अगर महंगा लग रहा है तो यहाँ से बाहर निकलकर लेफ्ट मुड़ जाइए और जाकर वो 3,000 वाला लग्जरी घर ले लीजिए। इतना बोलकर हान तियान ने उसे एक सेकंड भी और नहीं देखा और एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चली गई। चियाओ शिया गुस्से से पैर पटकने लगी। वो बस हंगामा करने ही वाली थी कि तभी उसकी जेब में रखा उसका फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ से चेन मिनफेन की आवाज बहुत ही घबराई हुई आ रही थी। शिया, क्या तुमने अपने भाई के लिए वंजिया हुआफू का वो घर बुक कर लिया? अगर तुमने और टाइम लगाया तो उसका जियांगबई फर्स्ट मिडिल स्कूल में एडमिशन का चांस हाथ से निकल जाएगा। क्यूया शिया का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, माँ, घर तो मिल गया है। सच में मिल गया? बहुत बढ़िया, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, कहीं कोई और ना ले उड़े। चैन मिनफेन खुशी से चीखते हुए बोली, पर इसका किराया? भाड़ में जाए किराया, चाहे बर्तन क्यों ना बेचने पड़े, हमें वो घर चाहिए। भले ही आसमान टूट पड़े, पर तुम्हारे भाई की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। चैन मिनफेन ने एकदम फाइनल ऑर्डर देते हुए चिल्लाकर कहा। चियाओ शिया की हालत किसी फटे हुए गुब्बारे जैसी हो गई थी। उसे हार माननी ही पड़ी। ठीक है माँ, मैं अभी बुक करती हूँ। थोड़ा रुककर उसने अभी भी पूरी तरह से हार न मानते हुए शक के साथ पूछा, माँ, कल तो तुमने कहा था ना कि उस लड़के के घर की हालत बहुत ही नॉर्मल है। सड़क किनारे कपड़ों की एक छोटी सी दुकान ही तो खोली है, क्या हुआ? चियाओ शिया ने फोन पर अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन एक कड़वी सी हंसी हंसी। एक छोटी सी दुकान? इसे कहते हैं अपना पैसा छुपा कर रखना। क्या पता पीठ पीछे उनका कितना बड़ा कपड़ों का अंपायर खड़ा हो। फोन काटने के बाद चियाओ शिया गुस्से में अपने दांत पीस रही थी, लेकिन फिर भी उसे बेशर्मों की तरह आगे आना पड़ा और बहुत ही दबी हुई आवाज में कहना पड़ा, वो फ्लैट 104 मैं किराए पर लूंगी। और दूसरी तरफ मैंने बहुत ही आराम से हिल्टन होटल में एक शानदार दावत उड़ाई थी और दोपहर की नींद पूरी करने के लिए एक टॉप लेवल का प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया था। मैंने अपने उस फटेहाल किराए के कमरे का सारा सामान पहले ही खाली कर दिया था। अब वहां वापस जाकर कौन वो जलालत सहना चाहता था। ये नींद एकदम रिफ्रेशिंग थी और जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। मैंने अपना फोन उठाकर देखा तो पता चला कि हाई स्कूल के दोस्तों का वो ग्रुप जो सालों से मरा पड़ा था, आज अचानक से पागलों की तरह एक्टिव हो गया था। चक्कर ये था कि आज रात 7 बजे जियांगबई फेंगलाई होटल में एक क्लास रीयूनियन होने वाला था और सब चिल्ला रहे थे कि जिसके पास भी टाइम है वो आ जाए। मैंने सोचा कि रात को वैसे भी मैं खाली ही हूँ, तो क्यों ना थोड़ा मजे लेने चला जाऊं। इसी बहाने उन पुराने जिगरी दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। ये सोचकर कि शाम के टाइम पक्का बहुत भयंकर ट्रैफिक जाम होगा,
मैं टाइम से पहले ही हिल्टन होटल से बाहर निकल गया। सड़क पर सच में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन मैं एक बात भूल गया था। मैं तो वो भौकाल लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर चला रहा था जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। आसपास की वो नॉर्मल गाड़ियां जैसे ही मेरी कार को देखती, वो डर के मारे कांपने लगती। सब खुद ही दूर से रास्ता छोड़ देते, इस डर से कि अगर थोड़ा सा भी पेंट उखड़ गया तो वो सड़क पर आ जाएंगे और उनका दिवालिया निकल जाएगा। ऊपर से मेरी वो एकदम स्मूथ और गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल। मैंने शाम के उस भारी ट्रैफिक में भी कार ऐसे भगाई जैसे पूरी सड़क मैंने ही बुक कर रखी हो। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 6:40 पर ही मैं एकदम स्वैग के साथ फेंगलाई होटल के वीआईपी रूम 666 में एंट्री मार चुका था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक गोल मटोल चेहरे वाले मोटे लड़के ने अपनी आंखें मली और हैरान होकर बोला, अरे बाप रे, चेन फैन। मैंने उसे देखा और स्माइल करते हुए मजे लेने लगा। शेन लियांग, मानना पड़ेगा भाई, तेरा ये साइज तो हवा के साथ साथ और बड़ा होता जा रहा है। बता दूं कि स्कूल के टाइम पर ये लड़का एक बंदर की तरह सूखा हुआ था। लोगों ने इसका नाम बांस रखा हुआ था, पर अब देखो, ये तो फैलकर पूरा एक मीट का गोला बन गया था। टाइम ने सच में किसी को नहीं छोड़ा था। अरे मेरी माँ, ये तो सच में चेन फैन है। इतने सालों में हम मिले नहीं और तेरा स्वैग तो एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है भाई। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रहा था। शेन लियांग ने एक्साइटमेंट में अपनी जांग पर हाथ मारते हुए कहा। तभी पास से एक बहुत ही इरिटेटिंग सी आवाज आई, सुनो, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं ना। वांग हाओ की अपने अंदर का पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए पास आया। उसने एक फेक स्माइल के साथ ताना मारा, सुना है कि तुम हाई स्कूल के बाद ही मजदूरी करने चले गए थे, तो क्या हाल है, अब महीने का कितना कमा लेते हो। मैंने उसे टालते हुए बस इतना कह दिया, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ 1000 युआन कमा लेता हूँ। सिर्फ कुछ 1000 युआन? वांग हाओ की ये सुनते ही खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझने वाला वो घमंड साफ छलक रहा था। तो फिर आज रात तुम्हें अपना पेट खोलकर अच्छे से ठूस लेना चाहिए। आखिर आज रात की इस एक टेबल का बिल ही तुम्हारी पूरे महीने की खून पसीने की कमाई को जीरो कर देगा। उसकी नज़रों में मेरा इतना हैंडसम होना किसी काम का नहीं था। उसके हिसाब से मैं बस महीने के कुछ 1000 कमाने वाला एक गरीब मजदूर ही तो था। मैंने अपनी भवें हल्की सी ऊपर की। ये साला अपनी बातों में जो जहर घोल रहा था, क्या मुझे वो समझ नहीं आ रहा था? पर आज क्लास रियूनियन था, इसलिए मुझे मिलते ही उसकी औकात दिखाने का कोई मन नहीं था। मैंने बस एक स्माइल दी और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वहां खड़ी थी यांग वेंजिंग, जो ऊपर से नीचे तक किसी नए नए अमीर बने इंसान की तरह सजी हुई थी। वो एक घमंडी मोरनी की तरह एक मोटे से बियर बेली वाले अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ पकड़े हुए नखरे दिखाते हुए अंदर आई। बस फिर क्या था, पूरा कमरा तुरंत ही मक्खनबाजी और चापलूसी का अड्डा बन गया। अरे बाप रे, क्या ये हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की यांग वेंजिंग नहीं है? क्या ब्रांडेड कपड़े पहने हैं? हमारी ब्यूटीफुल यांग वेंजिंग तो उम्र के साथ और भी जमा और खूबसूरत होती जा रही है। अरे मैडम, हमसे कुछ छुपाइए मत। अपने बगल में खड़े इस बड़े बॉस से हमारी पहचान नहीं करवाएंगी? लोगों की इस चापलूसी को सुनकर यांग वेंजिंग पागलों की तरह हंसने लगी। उसके चेहरे पर पुता हुआ दीवार जैसा मोटा मेकअप तो बस झड़ने ही वाला था। सबकी तारीफ के लिए थैंक यू, ये मेरे हस्बैंड है। मैं कोने में बैठा था और मैंने बहुत ही चिल तरीके से यांग वेंजिंग और उसके उस आदमी को देखा जिसका पेट ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 महीने का प्रेग्नेंट हो। ये देखकर मुझे अंदर ही अंदर पसीना आ गया। मुझे वो टाइम याद आ गया जब क्लास की इतनी लड़कियां मुझ पर मरती थीं कि उनसे ताश की एक पूरी टेबल सज जाती, और उनमें से ये यांग वेंजिंग मेरे पीछे सबसे ज्यादा पागलों की तरह पड़ी थी। शुक्र है कि उस टाइम मेरा सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था और मैंने बिना रहम खाए उसे साफ रिजेक्ट कर दिया था। आज उसके इस ड्रामे को देखकर मेरे दिल ने कहा कि भाई बच गए, अच्छा हुआ उस टाइम सही मौके पर पतली गली से निकल लिए थे। तभी दरवाजे के बाहर से कुछ हल्के कदमों की आवाज आई और अगले ही पल चिन यूशुआ ताजी हवा के एक झोंके की तरह कमरे में अंदर आई। दूध जैसा गोरा रंग, झरने की तरह काले और लंबे बाल। भले ही उसने बहुत ही सिंपल से कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वो कपड़े उसके परफेक्ट फीचर्स और उस कातिलाना फिगर को छुपा नहीं पा रहे थे। उसकी इस एंट्री से ऐसा लगा जैसे इस कमरे की वो दम घोटने वाली और गंदी हवा एकदम से साफ हो गई हो। मेरी तरह बड़े बड़े सीन देखने वाले इंसान की भी आंखें उसे देखकर चमक उठी। अरे बाप रे, जिन यूशुआन, हमारी क्लास की सुपर टॉपर भी आज यहाँ पधारी हैं। आज तो सच में कोई खास दिन है। भीड़ में से कुछ लोग जिन्हें तमाशा देखने में मजा आता था, उन्होंने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। अबे, तुम लोगों को याद है, स्कूल टाइम में तो यही उल्टी उल्टी खबर थी ना कि इस चिन यूशुआन और यंग वेंजिंग दोनों को चैन फान पर क्रश था। अब ये कैसा सीन चल रहा है? कैसा सीन चलेगा? तू अंधा है क्या?
उस यंग वेंजिंग ने तो एक बड़े बॉस का हाथ थाम लिया है और चिन यूशुआन तो शंघाई में मास्टर्स कर रही है। वो एक टॉप स्टूडेंट है और तू एक बार उस चेन फैन को देख, हाई स्कूल के बाद ही मजदूरी करने सड़कों पर उतर गया। आज उसकी जेब में कुछ हजार के चिल्लर ही तो बचते हैं। एकदम टिपिकल गरीब और नीची औकात वाला साला। इन दोनों देवियों के सामने उसका कोई चांस ही नहीं है। इतना बोलते ही कमरे में बैठे वो सारे लोग एक साथ मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई कचरा हूं। वो सब डर रहे थे कि कहीं मेरी गरीबी की बदबू उन तक न पहुंच जाए और चुपके चुपके मुझसे दूर खिसकने लगे। उनका वो घमंड देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुझसे आधा इंच भी टकरा गए तो उनका हाई क्लास लेवल गिर जाएगा। सिर्फ एक इंसान ऐसी नहीं थी, चिन यूशुआन। जैसे ही इस टॉप लेवल की स्कूल ब्यूटी ने कमरे में एंट्री मारी, उसकी नजरें पूरे कमरे पर घूमी, पर वो मुझ पर आकर 2 सेकंड के लिए ज्यादा रुक गई। हमारी नजरें मिली और उसने मुझे देखकर हल्की सी स्माइल दी। कसम से उसकी इस एक स्माइल ने कमरे में चल रहे सारे फेक और दिखावटी ड्रामे को एक झटके में खत्म कर दिया। जल्दी ही एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस टेबल पर आने लगी। किसी ने माहौल बनाते हुए चिल्लाकर कहा, यार हम हाई स्कूल के दोस्त इतने सालों बाद एक साथ मिले हैं। भाइयों और बहनों, चलो एक एक जाम हो जाए। जाम टकराए और इसी के साथ इन दिखावटी दोस्तों की ये पार्टी ऑफिशियली शुरू हो गई। हम सब ने अभी 2 निवाले भी नहीं खाए थे कि हु जिनसोंग, जो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट चेक वाली शर्ट पहने हुए था, उसने पूरे स्वैग से एंट्री मारी। अंदर आते ही उसने कुछ नहीं बोला, सीधा अपनी BMW कार की चाबी ठक से टेबल पर पटक दी ताकि सबको दिख जाए। फिर वो बड़ा शरीफ बनने का दिखावा करते हुए हाथ जोड़कर बोला, अरे यार सॉरी दोस्तों, रास्ते में कुत्तों की तरह भयानक ट्रैफिक जाम था। मैं पहले खुद को सजा देते हुए एक जाम पीता हूं। इतना बोलकर उसने अपना जाम उठाया और एक ही सांस में पूरा गटक गया। वांग हाओची तुरंत किसी भूखे कुत्ते की तरह उसकी चापलूसी करने पहुंच गया। जिनसोंग भाई, मान गए यार, तुम तो BMW चलाने लगे। हु जिनसोंग ने अपनी स्माइल को छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी रहीसी झाड़ते हुए बोला, अरे नहीं यार, बस एक मामूली सी 5 सीरीज ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 सीरीज भी तो एक लग्जरी कार है। वांग हाओकी ने उसके जूते चाटना जारी रखा। अरे 5 सीरीज किस बात की लग्जरी कार है? हु जिनसोंग ने हाथ हिलाते हुए थूक उड़ा उड़ाकर अपनी बात बतानी शुरू की। तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने अभी अभी पार्किंग में एक ऐसी खूंखार चीज देखी है ना, एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। ये सुनते ही शैन लियांग की आंखें बाहर आने को हो गई। अबे क्या बात कर रहा है, सच में? अपने इस जियांग बेई में ऐसी टॉप लेवल की कार कौन लाया? और नहीं तो क्या, हु जिनसोंग इतना एक्साइटेड था जैसे वो उसके खुद के बाप की कार हो। उसकी ऑन रोड कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है यार। मेरे तो होश ही उड़ गए। पता नहीं कौन सा अरबपति साला उसे चलाकर लाया है। मेरी इस खटारा BMW में तो सिर्फ 252 हॉर्स पावर है, पर उस इवेंटेडोर में V12 इंजन लगा है, पूरे 700 हॉर्स पावर का। 0 से 100 की स्पीड पकड़ने में उसे सिर्फ 2.8 सेकंड लगते हैं। एक बार एक्सीलेटर दबाओ तो वो सीधा सड़क पर उड़ने लगती है। उसको पागलों की तरह हाथ पैर मारते और उछलते हुए देखकर मैं जो कोने में बैठा था, मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। अपनी ख्याली कार का भौकाल टाइट करने के बाद हु जिनसोंग की आंखें घूमी और उसकी नजर कोने में बैठी किसी अप्सरा जैसी दिखने वाली चिन यूशुआ पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास जाकर चिपकने लगा। अरे वाह चिन ब्यूटी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम भी आओगी। कुछ सालों में तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। किसे पता था कि चिन यूशुआ उसे ठीक से देखेगी तक नहीं। उसने बस एक फॉर्मेलिटी वाली स्माइल दी और उसे वहीं इग्नोर करके छोड़ दिया। अपनी बेइज्जती होने के बाद हु जिनसोंग ने अजीब सा मुंह बनाया, अपनी नाक खुजाई और तुरंत अपना टारगेट बदलकर उस भारी मेकअप वाली यांग वेंजिंग और उसके हस्बैंड पर सेट कर लिया। अरे यांग ब्यूटी और दू बॉस, आज तो आप दोनों के आने से पार्टी में 4 चांद लग गए। आइए आइए, मैं आप दोनों के नाम पर एक जाम पीता हूँ। हु जिनसोंग हाथ में जाम लिए किसी पुराने फूल की तरह मुस्कुराते हुए बोला। वांग हाओ की बगल में खड़ा होकर किसी आंटी की तरह गॉसिप करने लगा। क्यों जिनसोंग, क्या तुम दू बॉस को जानते हो? अबे बकवास मत कर, हु जिनसोंग ने पूरी तरह से चापलूसी करते हुए कहा। डू बॉस हमारे यहाँ के सबसे टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं। मेरी ये BMW कार भी डू बॉस की ही मेहरबानी है। उन्होंने ही मुझे काम दिया है। और पता है, डू बॉस खुद जो कार चलाते हैं वो पोर्श केयन है। जैसे ही लोगों ने पोर्श का नाम सुना, सबने एक गहरी सांस ली और चापलूसियों की बाढ़ सी आ गई। अपना वो 10 महीने के प्रेग्नेंट जैसा पेट बाहर निकाले हुए दूल्हे ने एक बहुत ही शांत और बड़े इंसान होने का दिखावा करते हुए हंसकर कहा, अरे वो केने तो बस मैं सब्जी वब्जी लाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उस लंबोर्गिनी के सामने मेरी कार की क्या औकात है। और वैसे भी आजकल के असली अमीर लोग कार का शौक नहीं रखते, वो तो घड़ियों का शौक पालते हैं। ये बोलते हुए दूल्हे ने ऐसे दिखावा किया जैसे वो अनजाने में अपना हाथ उठा रहा हो और उसने अपनी कलाई पर चमकती हुई वो सोने की रोलेक्स घड़ी सबको दिखा दी। हु जिनसोंग 1 सेकंड में उसका इशारा समझ गया
और तुरंत सबसे बड़ा चमचा बनते हुए बोला, अरे बाप रे, बड़ी वाली गोल्ड रोलेक्स। किसी ने सच ही कहा है, गरीब लोग कार से खेलते हैं और अमीर लोग घड़ियों से। मान गए दू बॉस को। आपकी इस रहीसी को तो हम जैसे आम लोग बस दूर से ही देख सकते हैं। आसपास बैठे सारे दोस्तों के मुंह में पानी आ गया और वो सब फुसफुसाने लगे कि ये सोने की घड़ी देखने से ही कितनी ज्यादा महंगी लग रही है। डूली की स्माइल कानों तक पहुंच गई थी और वो अभी भी अपना भौकाल टाइट कर रहा था। महंगी नहीं है, महंगी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी रोलेक्स है। हु जिनसोंग ने तुरंत अपना अंगूठा दिखाया और पागलों की तरह चापलूसी करने लगा। डू बॉस के पास अंधा पैसा है और हमारी यांग ब्यूटी इतनी खूबसूरत है। आप दोनों तो एकदम परफेक्ट कपल हैं। ओ हाँ, याद आया, इन दोनों के जूते चाटने के लिए हु जिनसोंग ने अचैन फैन था। वो अपनी उस थोड़ी बहुत हैंडसम शक्ल का फायदा उठाकर हमारी यांग ब्यूटी के पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता था। शुक्र है कि यांग ब्यूटी की आंखें तेज थीं और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। कसम से इस हु जिनसोंग ने अपने इस अमीर बॉस को खुश करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। उस टाइम यांग वेंजिंग खुद मेरे पीछे पड़ी थी और मैंने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन इस साले ने पूरी बात ही पलट दी और मुझे उसके पीछे पागलों की तरह भागने वाला बना दिया। यांग वेंजिंग ये सुनते ही हवा में उड़ने लगी। मैं उसे हाँ क्यों करती? क्या किसी हैंडसम चेहरे से पेट भरता है? मेरी किस्मत में तो मेरे डूले से शादी करना ही लिखा था। ये बोलते हुए उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ा वो आंखें चौंधिया देने वाला गुच्ची का बैग लहराया और मुझे बहुत ही नीची नजरों से देखा। उसकी वो नजरें मुझे सीधा चैलेंज कर रही थी। उस टाइम तू बहुत एटीट्यूड दिखाता था ना, पर अब मेरी नजरों में तू एक फटेहाल भिखारी से भी गया गुजरा है। एक बार, दो बार ये लोग मुझे अपने पैरों तले कुचलने का गेम खेल रहे थे क्या? क्या इन लोगों ने मुझे कोई सीधा साधा इंसान समझ लिया था जिससे ये कुछ भी बोल सकते हैं? मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी और अब मुझे इस पुराने दोस्तों वाले ड्रामे को निभाने का कोई शौक नहीं था। मैंने आराम से अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और सबके सामने अपनी आवाज तेज करते हुए सीधा बम फोड़ दिया। मैं यांग वेंजिंग के पीछे पागलों की तरह पड़ा था। ये तो सच में बहुत फनी है। जरा बताना, उस टाइम कौन मेरे पीछे खुद आकर चिपकती थी? यहां तक कि अपने शरीर के वो प्राइवेट पार्ट्स भी मुझे जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करती थी। ओ हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो उस जगह पर ठीक 3 तिल थे ना? बूम! मेरे इतना बोलते ही दूल्हे का वो मोटा चेहरा एकदम से हरा पड़ गया। 3 तिल, वो यांग वेंजिंग के शरीर का सबसे प्राइवेट राज था। ये औरत उसके सामने एकदम शरीफ और सती सावित्री बनने का दिखावा करती थी और पीठ पीछे इतनी खूंखार गेम खेलती थी। यांग वेंजिंग की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने तुरंत दूल्ही का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह अपनी सफाई देने लगी। हस्बैंड, तुम इसकी बकवास मत सुनो, ये मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। पर दूल्हे ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। वो अब उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता था। अपने अमीर बॉस की बैंड बजते देखकर हु जिनसोंग तुरंत बीच बचाव करने आ गया और पलटकर मुझ पर ही भौंकने लगा। अरे यार, तू भी ना। यांग वेंजिंग हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अगर तुझे वो नहीं मिली तो तेरा जलना नॉर्मल है। हम लोग तो बस मजे में स्कूल की पुरानी बातें कर रहे थे और तू प्यार में रिजेक्ट होने के चक्कर में यहाँ इतनी छोटी हरकत करके अफवाहें उड़ा रहा है। उस पागलों की तरह उछलते हुए पालतू कुत्ते को देखकर मैंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। ठीक है, अगर सबको स्कूल की पुरानी बातें करने का इतना ही शौक है तो मैं भी एक तगड़ा राज खोलता हूँ। तुम सबको हमारे स्कूल के हॉस्टल की वो वार्डन वांग आंटी याद है? हाई स्कूल के 2nd ईयर में हु जिनसोंग का उन वांग आंटी के साथ एक बहुत ही गहरा लव अफेयर चला था। क्यों बूढ़े हु? क्या तुम दोनों अभी भी साथ में प्यार के पंछी बने उड़ रहे हो? बूम! ये सुनते ही पूरे कमरे में बवाल मच गया। सब लोगों की नजरें किसी स्पॉटलाइट की तरह सीधा हु जिनसोंग पर गिर गई। वार्डन वांग आंटी, वो 40 साल की छोटी हाइट वाली और मोटी सी औरत जो पूरी जिंदगी सिंगल रही थी। हु जिनसोंग ने उस टाइम उस पर भी चांस मार लिया था। साले की पसंद नॉर्मल से कहीं ज्यादा घटिया थी। ये तो किसी जहरीले बायो वेपन से भी ज्यादा खतरनाक लेवल था। उसी टाइम स्कूल में हु जिनसोंग के रूममेट रहे एक लड़के को अचानक कुछ याद आया और उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे बाप रे, अब समझ आया। 2nd ईयर में जब हम कई बार पूरी रात नेट कैफे में गेम खेलने जाते थे और आधी रात को वापस आते थे तो हॉस्टल का मेन गेट हमेशा पूरा खुला मिलता था। मुझे उस टाइम लगता था कि शायद वांग आंटी बुढ़ापे की वजह से गेट लॉक करना भूल गई हैं, पर असल में वो गेट तो उन्होंने खास तुम्हारे लिए खुला छोड़ा था। हु जिनसोंग का चेहरा शर्म के मारे किसी सुअर के लिवर की तरह लाल हो गया। उसने पागलों की तरह गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई और चीखते हुए बोला, तू बकवास कर रहा है। पर उसकी वो फटी हुई हालत देखकर और उसके रोम रोम से जो डर और सच्चाई झलक रही थी, उसे देखकर पूरे कमरे के लोगों ने एक गहरी सांस ली। बात 100% पक्की थी। ये जो तगड़ा राज बाहर आया था वो एकदम सच था। कमरे का माहौल एकदम बम फटने जैसा हो गया था जिसे संभालना मुश्किल था।
फाइनली किसी समझदार इंसान ने बीच में आकर बात को दबाने की कोशिश की और सबको जाम उठाने के लिए कहा। कुछ जाम गले से नीचे उतरे, तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ। मानना पड़ेगा, ये हु जिनसोंग साला बहुत चालू था। 2-4 बातें करके उसने फिर से खुद को पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लिया था। पर भौकाल टाइट करने के बाद भी उसकी वो कमीनी आंखें शांत नहीं बैठी। वो इधर उधर घूमी और सीधा कोने में बैठे मुझ पर जाकर टिक गई, जो इन लोगों से मुंह भी नहीं लगाना चाहता था। ओह, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? इतनी देर से तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हु जिनसोंग अपना जाम पकड़े हुए था और उसका एटीट्यूड एकदम 7वें आसमान पर था, जैसे कि अभी सबके सामने जिस इंसान की इज्जत का कचरा हुआ था वो ये था ही नहीं। वो जानबूझकर रुका और मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी आवाज तेज करते हुए बोला, ओ हाँ, तुमने तो हाई स्कूल के बाद ही सड़कों पर मजदूरी करनी शुरू कर दी थी ना, तो अब तक तो तुमने अंधा पैसा छाप लिया होगा। कौन सी लग्जरी कार चलाते हो? जरा हम भाइयों को भी पुटसाओ, हमारी भी आंखें खुले। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बगल में खड़ा वांग हाओ की किसी पागल कुत्ते की तरह बीच में भौंक पड़ा। लग्जरी कार चलाएगा? इसकी महीने की कुछ हजार की फटीचर सैलरी में ये खा कार खरीदेगा? मुझे तो लगता है ये खुद का पेट भी ठीक से नहीं पाल पाता होगा। स्कूल के दिनों में तो तू बहुत बड़ा हीरो बनता था, लंबा, हैंडसम और पढ़ाई में भी तेज था। ये वांग हाओ की साला पहले से ही मुझसे जलन के मारे मरा जा रहा था, और अब जब इसे मौका मिल गया तो अपनी उस फालतू की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये मुझे कीचड़ में रौंदने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या सैलरी सिर्फ कुछ हजार है? हु जिनसोंग बगल में खड़े होकर ओवर एक्टिंग की दुकान बन गया। इन जैसे उछलते हुए जोकरों को तो मैं पलटकर देखने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये सब एकदम बच्चों जैसी हरकतें थी, पर मेरा ये इग्नोर करने वाला एटीट्यूड हु जिनसोंग की आंखों में मेरा डर लग रहा था। वो अचानक ऐसे चीखा जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। अरे वाह, तुम्हारी कलाई पर तो एक घड़ी भी है, देखने में तो ठीक ठाक लग रही है। जरा उतार कर हम सबको भी तो दिखाओ, हमारी भी आंखें खुले। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया और बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, बस एक घड़ी ही तो है, इसमें देखने वाला क्या है? अरे यार, इतना कंजूस मत बन, हम सब स्कूल के दोस्त ही तो हैं, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं। अगर टूट गई तो मैं तुम्हें नई लाकर दे दूंगा। हु जिनसोंग मेरे पीछे ही पड़ गया। तभी बगल में बैठा शैन लियांग भी बिना बात के उसे सपोर्ट करने लगा। मैंने शैन लियांग की खातिर बहुत ही आलस के साथ अपने हाथ से वो करोड़ों की वैचरों कंस्टेंटाइन घड़ी उतारी और कैजुअली उसे टेबल पर पटक दिया। हु जिनसोंग ने उस घड़ी को उठाया, अपने हाथ में उसका वजन तोला और एक्सपर्ट बनने का दिखावा करते हुए मुंह बनाकर बोला, ओह, काफी भारी है। ये बोलते हुए उसने मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं समझी और सीधा अपना फोन निकालकर क्लिक करके एक फोटो खींच ली। मेरा एक जिगरी दोस्त है चाओ बो, वो घड़ियों का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। मैं उसे चेक करने के लिए भेजता हूँ, अभी सब पता चल जाएगा। ये साला साफ साफ अपने उस फालतू के नेटवर्क का भौकाल दिखाकर मुझे नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन अफसोस, मैसेज भेजे हुए काफी टाइम हो गया, पर सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। शैन लियांग बगल में बैठकर उस घड़ी को देख रहा था, और वो उसे जितना देखता उसे वो उतनी ही ज्यादा कातिलाना लगती। उसने अपनी थूक गटकते हुए मुझसे पूछा, चैन फैन, इस घड़ी में तो अंधा पैसा लगा होगा ना? मैंने एकदम सच बात बोली, एक पैसा भी नहीं लगा, और ये 100% सच था। आखिर ये मुझे सिस्टम के रेड एनवलप से गॉड लेवल रिवॉर्ड के रूप में जो मिली थी। मेरी ये बात सुनते ही वांग हाउकी की हंसी छूट गई। पैसा नहीं लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कबाड़ से कोई फालतू चीज खरीदी हो और ये उसके साथ फ्री में मिला हुआ कोई सस्ता सा गिफ्ट हो? हु जिनसोंग ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत एकदम घिनौना सा मुंह बनाया और उस वैचरॉन कंस्टेंटाइन को किसी कचरे की तरह वापस टेबल पर फेंक दिया। अरे बाप रे, तो ये सिर्फ एक फ्री का कचरा है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे फ्री गिफ्ट तो पक्का वो सड़क छाप सस्ते वाले फेक माल ए ग्रेड होते हैं, और मेरे उस दोस्त को नकली चीजों से सख्त नफरत है। अगर ये फोटो उसके पास गई तो पक्का उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अपने हाथ ऐसे पोंछ रहा था जैसे उस घड़ी में कोई वायरस लगा हो, और साथ ही किसी बड़े बुजुर्ग की तरह मुझ पर उंगली उठाते हुए ज्ञान देने लगा। भाई, तेरी भी क्या बात है? गरीब है तो गरीब ही रहना। एक नकली घड़ी पहनकर इस क्लास रियूनियन में रईस बनने का झूठा भौकाल क्यों टाइट कर रहा है? तू यहाँ बैठे किसी से भी पूछ ले, कौन ऐसी घटिया और नकली घड़ी पहनेगा? उसकी ये बात सुनते ही कमरे में बैठे वो सारे लालची और नीची सोच वाले लोगों को भी भौंकने का मौका मिल गया। वो सब किसी खिलौने की तरह अपना सिर हिलाने लगे और मुझसे दूरियां बनाते हुए बोलने लगे कि उन्हें जिंदगी में नकली चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। यांग वेंजिंग ने तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो अपना वो गूची का बैग जोर जोर से हवा में हिलाने लगी और बस डूली के ऊपर लटकने ही वाली थी। और नहीं तो क्या, नकली चीजें पहनना तो सिर्फ इन गरीब और फटेहाल भिखारियों का काम है। मेरे डूले को देखो, वो तो मुझे कभी ऐसा कचरा खरीद कर नहीं देते।
इन लोगों को अपने कानों के पास किसी हरी मक्खियों के झुंड की तरह भिनभिनाते हुए सुनकर अब मेरे गुस्से का पारा पूरी तरह से फट चुका था। मैंने झटके से टेबल पर रखी अपनी वैचरां कंस्टांटान उठाई, उसे वापस अपनी कलाई पर बांधा और पूरी महफिल पर एक ठंडी और खूंखार नजर डालते हुए जोर से दहाड़ा, सालो, मुझे पसंद है तो मैं पहनूंगा, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। मेरी इस दहाड़ ने उन सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया और वो सब हरे पड़ गए। शेन लियांग ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो वो जल्दी से बीच में कूदा और बात पलटने लगा। उसने सबको आवाज लगाई कि चलो अब आगे की पार्टी के लिए KTV चलते हैं और वहां जाकर गाने गाते हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने उन पुराने जिगरी दोस्तों से मिलने आया था, लेकिन जब वो लोग आए ही नहीं तो मैंने अपनी इस नफरत को घूंटकर किसी तरह इस दावत को झेल लिया। यही उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। KTV जाना है? भाड़ में जाए तुम्हारा KTV। मैंने उसी वक्त बिना कोई लिहाज किए सीधा उनके मुंह पर मना कर दिया और इत्तेफाक से ब्यूटीफुल किन युक्सुआन ने भी कह दिया कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। ये सुनते ही वो सारे लड़के तड़प उठे और उसे मनाने के लिए मिन्नतें करने लगे, लेकिन हमारी टॉप ब्यूटी किन युक्सुआन ने तो ठान लिया था कि उसे जाना ही है। मैंने उसकी तरफ देखा और बस ऐसे ही कैजुअली फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो फिर तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। किन युक्सुआन ने मुझे मना नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए सीधा हाँ कर दी। उसका यह जवाब सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया, पर अब जब मैंने कह ही दिया था तो मैंने भी बात आगे बढ़ाई और हम दोनों साथ साथ पार्किंग की ट्रेवर्स चल पड़े। हम दोनों को एक परफेक्ट कपल की तरह साथ जाते हुए देखकर कमरे में बैठे वो सारे जलने वाले लोग तो जैसे गुस्से से फटने ही वाले थे। हट साला, अभी अभी पार्किंग में एक टैक्सी गई थी, कहीं ये साला उस टैक्सी में बिठाकर उसे ड्रॉप करने तो नहीं जा रहा? वांग हाउची ने मुंह बनाते हुए और थूक उड़ाते हुए कहा। यांग वेंजिंग के चेहरे पर तो और भी ज्यादा नफरत आ गई थी। टैक्सी में? ये तो सच में बहुत ही घटिया लेवल की बात है। मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े थे तो मुझे पिकअप और ड्रॉप करने के लिए कम से कम मर्सिडीज या BMW तो होती ही थी, और इस भिखारी में इतना एटीट्यूड है। हु जिनसोंग किन युक्सुआन के उस कातिलाना बैक फिगर को घूर रहा था। उसकी आंखों में हवस की हरी बत्ती जल रही थी। वो पागलों की तरह अपनी थूक गटकते हुए इशारा करने लगा। अरे यार, क्या इत्तेफाक है, मेरी वो BMW 5 सीरीज भी उसी तरफ खड़ी है। वांग हाउ की तुरंत बात समझ गया और उसे मौका देते हुए बोला, तो फिर हमारी क्लास ब्यूटी किसी खटारा टैक्सी में कैसे जा सकती है? जिनसोंग, मुझे लगता है तुम्हें ही अपनी BMW में से ड्रॉप करना चाहिए। हु जिनसोंग का दिल अंदर ही अंदर खुशी से नाच रहा था। वो सोच रहा था कि इस बहाने वो अपनी इस सपनों की रानी के करीब आ जाएगा, पर मुंह से वो नाटक करते हुए हिचकिचाने लगा। अरे चलो ठीक है। इधर पार्किंग में मैं और किन युक्सुआन आराम से आगे आगे चल रहे थे और पीछे वो पूरा झुंड किसी चिड़ियों की तरह चहचहा रहा था। तभी अचानक किसी ने बत्तख की तरह चीख मारी, जल्दी देखो, सुपर कार, लगता है लैम्बोर्गिनी है। उसकी नजर का पीछा करते हुए सबने देखा एक भयंकर भौकाल वाली लैम्बोर्गिनी वहां स्वैग से खड़ी थी। उसे देखकर इन सब लोगों के मुंह में पानी आ गया। हु जिनसोंग ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और लाइमलाइट लूटने के लिए बोला, देखा, यही है वो टॉप लेवल की कार जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। अरे मेरी BMW तो ठीक इसी के बगल में खड़ी है। तभी किसी तेज नजर वाले ने नोटिस किया कि मैं सीधा उस लैम्बोर्गिनी की तरफ जा रहा था। ये क्या करने जा रहा है? वांग हाउकी ने तुरंत अपना मजाक उड़ाने वाला मोड ऑन कर लिया और जले भुने मुंह से बोला, और क्या करेगा, वहां जाकर कार के साथ फोटो खिंचवाएगा? कितनी शर्म की बात है, वो भी तब जब किन युक्सुआन उसके बगल में खड़ी है। यांग वेंजिंग ने भी अपनी ठंडी हंसी के साथ ताना मारते हुए कहा, सिर्फ फोटो? ये साला पक्का उस पर हाथ फेरकर चेक भी करेगा ताकि बाद में जाकर अपने सोशल मीडिया पर भौकाल मार सके कि इसने भी सुपर कार चलाई है, ठीक वैसे ही जैसे इसने बेशर्मों की तरह मेरा पीछा किया था और हर जगह ये अफवाह उड़ा दी थी कि मैं इसके पीछे पड़ी हूं। ये साला कुछ भी कर सकता है। डूली ने यह सुना तो उसने मौके का फायदा उठाकर यांग वेंजिंग की कमर में हाथ डाला और नाटक करते हुए उसे तसल्ली दी, टेंशन मत लो वेंजिंग, क्या मैं इस जैसे इंसान की बकवास पर भरोसा करूंगा? जल्दी देखो, वो सच में उसके पास चला गया। अरे बाप रे, उसने डोर हैंडल को छू भी लिया। पीछे खड़ा वो पूरा झुंड मजे लेने के मूड में था। सब अपनी गर्दन लंबी करके देख रहे थे और बस इसी इंतजार में थे कि अभी कार का असली मालिक बाहर आएगा और सीधा मेरी नाक पर उंगली रखकर मुझे गालियां देगा। हु जिनसोंग तो सीधा वहीं रुक गया ताकि वो मुझे हर एंगल से जलील होते हुए आराम से देख सके, लेकिन अगले ही सेकंड उन सबकी हंसी उनके चेहरे पर ही जमकर बर्फ बन गई, क्योंकि मैंने बिना पलक झपकाए सीधा उस करोड़ों की सुपरकार का वो स्वैग वाला कैंची जैसा दरवाजा खोला और चिन युक्सुआन को लेकर एकदम स्वैग से अंदर बैठ गया। जैसे ही V12 इंजन ने किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह दहाड़ मारी, वो कार एक बिजली की तरह पार्किंग से गायब हो गई। शॉक,
पूरे पार्किंग एरिया में एकदम शमशान जैसी शांति छा गई। सारे के सारे लोग किसी लकड़ी की मूर्ति की तरह बुत बनकर वहीं खड़े रह गए। मैं एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में बैठकर चला गया। क्या वो कार मेरी थी? क्या मैं महीने का सिर्फ कुछ हजार नहीं कमाता था? ये आखिर चल क्या रहा था? वांग हाउची सबसे पहले अपने होश में आया और बेशर्मों की तरह अपनी बात को सही साबित करने के लिए बोला, साला कितना झूठा इंसान है। क्लास रियूनियन में रईस बनने का दिखावा करने के लिए इसने कार किराए पर ले ली। इस एक दिन के किराए ने पक्का इसकी 1-2 महीने की पूरी सैलरी चूस ली होगी। ये बात सुनते ही उन लोगों को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो सब पागलों की तरह सिर हिलाने लगे। हाँ, पक्का किराए की है। इसकी जैसी औकात है, ये लैम्बोर्गिनी खरीदेगा? सपने में भी नहीं। ये सोचकर उस झुंड के चेहरे पर फिर से वो घमंड और मुझे नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड वापस आ गया। पर ठीक उसी वक्त ट्रिंग ट्रिंग हु जिनसोंग का फोन बज उठा। ये उसके उसी घड़ियों के एक्सपर्ट दोस्त चाओ बो का कॉल था। हु जिनसोंग का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने जानबूझकर फोन को स्पीकर पर डाल दिया ताकि वो सबके सामने उस नकली घड़ी का सबूत दिखाकर मुझे पूरी तरह से बेइज्जत कर सके और ये साबित कर सके कि मेरी वो कार पक्का किराए की है। आखिर जो इंसान एक नकली घड़ी पहनता हो वो इतनी महंगी सुपर कार कैसे खरीद सकता है? हेलो च्याओ भाई, क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो उस घड़ी की फोटो भेजी थी, क्या वो मेरे उस गरीब दोस्त का खरीदा हुआ कोई सस्ता सा कबाड़ है? किसे पता था कि फोन के दूसरी तरफ से च्याओबो किसी पागल की तरह चीखने लगेगा। अरे बाप रे, भौकाल है भाई। तेरा वो दोस्त एकदम नेक्स्ट लेवल का भगवान है। कैसा कबाड़? वो तो वैचरॉन कंस्टेंटिन टूर डे लील है। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 7 पीस हैं। ये एक टॉप लेवल की लेजेंडरी चीज है। अभी के टाइम में इसकी शुरुआती कीमत ही कम से कम 1 करोड़ है और ये ऐसी चीज है जिसे तुम अंधा पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते। बूम! पूरे पार्किंग एरिया में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि लोगों की सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई। 1 करोड़? सिर्फ 7 पीस? कार तो इंसान जैसे तैसे अपनी किडनी बेचकर किराए पर ले भी सकता है, लेकिन ये करोड़ों की लिमिटेड एडिशन गॉड लेवल घड़ी ये तुम कहां से किराए पर लाओगे? अब सामने सिर्फ एक ही सच था कि चाहे वो सुपर कार हो या फिर वो भगवान के लेवल की घड़ी, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा था। मैं कोई मामूली सा मजदूर नहीं था, बल्कि मैं तो एक ऐसा सुपर अरबपति था जिसने अपना पैसा सबसे छुपा कर रखा था। मेरी कार के जाने वाले रास्ते को देखकर उन सब लोगों के अंदर भयंकर पछतावा हो रहा था और उनका दिमाग सुन पड़ चुका था। यांग वेंजिंग की तो टांगे ही कांपने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को खींचकर 2 जोर के थप्पड़ मारे। अगर उस टाइम उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर मुझे फंसा लिया होता तो आज इस करोड़पति की बीवी बनकर राज करने वाली रानी वो खुद होती। उधर हु जिनसोंग का तो डर के मारे दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके माथे से ठंडे पसीने छूट रहे थे। जब भी वो ये सोचता कि उसने अभी अभी उस करोड़ों की घड़ी को किसी कचरे की तरह टेबल पर फेंक दिया था तो उसकी रूह कांप उठती थी। अगर उस घड़ी का थोड़ा सा भी पेंट उखड़ जाता तो साला वो खुद को बेच कर भी उसकी कीमत नहीं चुका पाता। इसी बीच मेरी एवेंटाडोर के पैसेंजर सीट पर बैठी चिन यूशुअन बड़ी उत्सुकता से कार के इंटीरियर को देख रही थी। 1 करोड़ की ये शानदार गाड़ी। पुराने दोस्त, आज तो तुमने मुझे सच में एक वीआईपी वाली फीलिंग दे दी, शुक्रिया। मैंने भी एकदम चिल अंदाज में एक जोक मारते हुए कहा। ये कोई सबसे महंगी गाड़ी नहीं है जिसमें तुम बैठी हो। आखिर एक नॉर्मल मेट्रो ट्रेन को बनाने में भी तो कई 100 करोड़ का खर्चा आता है। मेरी बात सुनकर चिन यूशुअन अपनी हंसी नहीं रोक पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे देखने के उसके नजरिए में अब एक अजीब सी चमक आ गई थी। हाई स्कूल का वो सीधा साधा लड़का अब सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि मेरे अंदर से एक ऐसी मैच्योर और अट्रैक्टिव वाइब आ रही थी जो किसी को भी दीवाना बना दे। वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही, फिर अचानक उसे लगा कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से टॉपिक बदलते हुए पूछा, तुम इसके बाद क्या करने वाले हो? तुम्हें ड्रॉप करने के बाद वापस होटल जाकर सो जाऊंगा, और क्या, मैंने जवाब दिया। ये सुनकर कि मैं अभी होटल में रुका हुआ हूं, चिन यूशुअन की आंखों में एक शरारत सी चमकी। उसने अपने लाल होठों को हल्के से दबाया और बोली, तो फिर क्या हम लेट नाइट स्नैक्स खाने चलें? मुझे एक बहुत बढ़िया जगह पता है। मैंने एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे तिरछी नजर से देखा। लेट नाइट स्नैक्स? अभी पार्टी में कौन था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे घर पर बहुत जरूरी काम है और वो किसी भी हालत में नहीं रुक सकती? मेरी इस बात ने चिन यूशुअन की पूरी पोल खोल कर रख दी। उसके चेहरे की जो लाली अभी अभी गायब हुई थी वो अब फिर से लौट आई और इस बार तो उसकी पूरी गर्दन तक लाल हो चुकी थी। वैसे भी मैंने पार्टी में सिर्फ अपना पेट भरने पर फोकस किया था और अब सीधे होटल वापस जाना सच में बोरिंग होता, इसलिए मैंने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कह दिया, ठीक है, तुम रास्ता बताओ। थोड़ी ही देर में हम नदी के किनारे बने मिस रेस्टोरेंट पहुंच गए। ठंडी हवा और रात के खूबसूरत नज़ारे के बीच मैंने एकदम एक्सपर्ट की तरह मेन्यू से कुछ सी फूड और कबाब सेलेक्ट किए।
थोड़ी बहुत पी लेती हो? मैंने पूछा। हाँ, बस थोड़ी सी, उसने जवाब दिया। मैंने चुटकी बजाई और एकदम शांत आवाज में वेटर से कहा, तो फिर एक स्पेड ए की बोतल ले आओ। पास खड़े वेटर ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक उठीं। 8,888 युआन की वो बोतल इस रेस्टोरेंट की शान थी। सिर्फ इस एक बोतल से मिलने वाला कमीशन ही उसकी जेबें भरने के लिए काफी था। जब तक हमारा खाना आ रहा था, मैंने चुपके से चिन यूशवन को नोटिस किया। वक्त का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ था। वो आज भी उतनी ही शांत और प्यारी लग रही थी। ऊपर से इन कुछ सालों में उसका फिगर एकदम परफेक्ट और कातिलाना हो चुका था। अगर मैं उसे रेट करूं तो 100 में से 95 पॉइंट तो पक्के थे, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। जल्दी ही हमारी ड्रिंक्स और कबाब टेबल पर आ गए। मैंने अपना ग्लास उठाया, उस क्रिस्टल क्लियर वाइन को हल्के से घुमाया और सिर पीछे करके एक घूंट लिया। मेरा हर एक एक्शन बहुत ही सिंपल था, पर उसमें एक अलग ही क्लास और स्मूथनेस थी। ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी ढाबे पर बैठा हूं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉप लेवल का पियानो प्लेयर स्टेज पर अपनी कोई जादुई धुन बजा रहा हो। एकदम कातिलाना वाइब। मेरे सामने बैठी चिन यूशवन मेरे इस जेंटलमैन की तरह ड्रिंक करने के अंदाज को देखकर पूरी तरह से खो चुकी थी। वो बस मुझे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। खटक। मैंने अपना खाली ग्लास टेबल पर रखा और इस हल्की सी आवाज ने चिन यूशुआन को उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। वो एकदम से हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने अपना ग्लास उठाया और एक ही सांस में बड़ा सा घूंट पी लिया। उसका वो बेहद खूबसूरत चेहरा अब पूरी तरह से लाल टमाटर बन चुका था। मैंने अपने होठों पर जीभ फेरी और उस वाइन के टेस्ट को जज करते हुए कहा, काफी स्मूथ टेस्ट है और हल्की सी फ्रेशनेस भी है। इसकी फ्रूटी महक एकदम अलग है। बढ़िया है। ये स्पेड ए एकदम असली माल है। इसके बाद मैंने अपने लिए एक और ग्लास डाला और उसे एक ही बार में गटक लिया। टेस्ट को महसूस करते हुए मैंने कहा, फ्रूटी फ्लेवर तो ठीक है, पर इसमें वाइन का असली किक थोड़ा कम है। अगर कंपेयर करूं तो लुई थेरा मेरे टेस्ट के ज्यादा हिसाब से है। वेटर, एक बोतल लुई थेरा ले आओ। वो वेटर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसकी शक्ल पर थोड़ी टेंशन थी। उसने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में वो वाइन नहीं है और उन्हें किसी दूसरी जगह से मंगवानी पड़ेगी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 ट्रांसफर कर रहा हूं। जो भी पैसा बचे वो तुम्हारी टिप है। बस मेरी एक ही शर्त है, माल एकदम असली होना चाहिए। भाई साहब, एक लुई तेरा की बोतल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 30,000 के आसपास होती है। इसका मतलब वो बची हुई टिप उस वेटर की आधे साल की सैलरी के बराबर थी। वो वेटर खुशी के मारे पागल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उड़ने लगेगा। उसने अपना सीना ठोकते हुए मुझे पूरी गारंटी दी कि वाइन 100% असली ही आएगी। अगर कोई आम आदमी इस तरह 50,000 उड़ाता तो लोग उसे कोई नया नया अमीर बना गवार कहते, पर मेरा स्वैग एकदम अलग था। मेरी स्मूथ बॉडी लैंग्वेज और मेरी आंखों में दिख रही एकदम प्योर और शांत वाइब ने इस पैसे उड़ाने वाले काम को भी एक हाई क्लास आर्ट में बदल दिया था। मेरे सामने बैठी चिन यूशुआन को यह सब देखकर कोई चिढ़ नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में मेरे लिए जो इम्प्रेस होने वाली चमक थी वो अब छुपाए नहीं छुप रही थी। थोड़ी ही देर में वो वेटर हांफता हुआ एक शानदार पैकिंग वाली लुई तेरा की बोतल लेकर लौट आया। पॉप की आवाज के साथ उसने ढक्कन खोला। वो डार्क रेड कलर की वाइन ग्लास में गिरने लगी। मैंने अपना ग्लास उठाया, उसे अपनी नाक के पास लाकर उसकी खुशबू को महसूस किया और फिर एक ही बार में पूरा पी गया। मैंने पूरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाँ, ये असली है। वो वेटर इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहीं खड़ा रहकर मेरी और जी हुजूरी करना चाहता था, पर जब उसने मेरे सामने बैठी किसी अप्सरा जैसी चिन यूशुआन को देखा तो वो समझदारी दिखाते हुए तुरंत वहां से खिसक गया। चिन यूशुआन ने जब मुझे इतने मजे से पीते देखा तो उसने भी उत्सुकता में एक घूंट ले लिया, लेकिन वो हार्ड ड्रिंक उसके गले में ऐसी लगी कि वो लगातार खांसने लगी। मैंने तुरंत उसे प्यार से संभाला। इसका नशा बहुत तेज है। लड़कियों के लिए वो स्पेड ए ही ज्यादा सही रहती है। खांसने के बाद संभलते हुए चिन यूशुआन ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ पैग अंदर जाने और कबाब का मजा लेने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की और दुनिया भर की बातें करने लगे। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो सिर्फ 3 छोटे पैग पीने के बाद ही चिन यूशुआन की आंखों में नशा छा चुका था और उसका चेहरा एक पके हुए आड़ू की तरह लाल हो गया था। और मुझे देखो, मैं एकदम नॉर्मल था। इतना सा अल्कोहल तो मेरे लिए 2 बोतल ठंडा पानी पीने के बराबर था। नदी के किनारे ठंडी हवा के झोंकों के बीच खड़ी चिन यूशुआन रात के नज़ारे की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन मैंने एक रहस्यमयी स्माइल दी और पास ही एक छोटी पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ये तो कुछ भी नहीं है, वहां चलो, वहां से पूरा जियांगबई शहर एक ही नजर में दिख जाएगा। हम दोनों टहलते हुए उस पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां से दोनों किनारों की जगमगाती रोशनियां
किसी आकाश गंगा जैसी लग रही थी। वहां का रोमांटिक माहौल एकदम नेक्स्ट लेवल पर था। शिन युशुआन की आंखें इस नज़ारे को देखकर फटी रह गई थीं। तभी छप छप पानी की आवाज ने उस पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। अंधेरे में से अपने बालों को रंग बिरंगा रंगे हुए 4 छपरी टाइप के गुंडे अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए बाहर निकले। उन साले गुंडों से दारू की बदबू आ रही थी। शिन युशुआन का वो परफेक्ट फिगर और खूबसूरत चेहरा देखते ही उन कमीनों की नीयत डोल गई। वाह, इस सुनसान जगह पर इतनी मस्त आइटम। ए सुंदरी, चल अपने भाइयों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, कसम से पूरा मजा देंगे। वो चारों भूखे भेड़ियों की तरह लार टपकाते हुए हमारे करीब आने लगे। शिन युशुआन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यह जगह एकदम सुनसान थी। यहाँ कोई परिंदा भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरे की तो बात ही छोड़ दो। अगर इन नशेड़ी कमीनों ने कुछ गलत करने की कोशिश की। मैंने तुरंत शिन युशुआन को अपने पीछे खींचा और मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो, यहां से दफा हो जाओ। लेकिन वो बेवकूफ अपनी मौत को दावत दे मेजर दे रहे थे। उन्हें लगा मैं सिर्फ भौकाल मार रहा हूं। उस लाल बालों वाले छपरी ने अपने पीले दांत दिखाते हुए मेरा मजाक उड़ाया। ओए होए, ये चिकना तो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। शक्ल से तो तू एकदम मरा हुआ लगता है। आज तेरे बदले हम लोग इस बच्ची को खूब प्यार देंगे। ये मौत का फरमान सुनते ही मुझे उनसे फालतू बकवास करने का मन ही नहीं हुआ। मैंने बस हल्के से शिन युशुआन से कहा, थोड़ा पीछे हटो। इसके बाद मैंने आराम से अपनी शर्ट के स्लीव्स ऊपर फोल्ड किए और अगले ही पल मैं किसी रॉकेट की तरह आगे की तरफ शूट हो गया। बैंग! हवा को चीरते हुए मेरा लोहे जैसा मुक्का सीधा उस लाल बालों वाले के मुंह पर जाकर पड़ा। उस साले को चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो किसी फटे हुए बोरे की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधे जमीन पर जाकर गिरा और वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। मैं वहां नहीं रुका। मैंने घूमकर अपनी पूरी ताकत से एक और भारी मुक्का पास खड़े हरे बालों वाले की छाती पर दे मारा। क्रैक! एक तेज हड्डी टूटने की आवाज आई। वो हरा बाल वाला लड़खड़ाते हुए पीछे गया और दर्द के मारे किसी कीचट के ढेर की तरह जमीन पर ढेर हो गया। बचे हुए 2 कमीनों की तो डर के मारे पैंट ही गीली हो गई। वो मुड़कर भागने ही वाले थे, लेकिन मैं उन्हें भागने का मौका क्यों देता। मैं एक चीते की तरह उन पर झपटा और कुछ ही सेकंड में कुछ हड्डियां चटकने की आवाज के साथ मैंने उन्हें भी जमीन पर सुला दिया, जहां वो अब रहम की भीख मांग रहे थे। ये पूरा सीन बिना किसी फालतू ड्रामे के हुआ, एकदम फास्ट, ब्रूटल और परफेक्ट। मेरे पीछे खड़ी शिन युशुआन ने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं, बल्कि वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी, क्योंकि मेरा वो स्मूथ फाइटिंग स्टाइल किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी से कम नहीं था, जिसमें से फुल अल्फा मेल वाली वाइब आ रही थी। वैसे तो मैं शांत और मजाक करने वाला इंसान था, जो एक जेंटलमैन की तरह वाइन पीता था, लेकिन फाइट करते टाइम मैं इतना जंगली हो सकता हूं, ये उसने सोचा भी नहीं था। इस पल शिन युशुआन पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल हो चुकी थी। वो अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं पाई और सीधे आकर मेरे सीने से लिपट गई। अगली सुबह हिल्टन के प्रेसिडेंशियल स्वीट में शिन युशुआन किसी छोटी सी बिल्ली की तरह कंबल में सिकुड़ कर सो रही थी। काफी देर बाद उसने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और नींद से जागी। कल रात के वो दीवानेपन वाले पल याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत उस लाल दाग वाली चादर को खींचा और खुद को पूरी तरह से ढक लिया। ठीक उसी वक्त मैं एक कटोरी गर्मा गर्म मीट पोरीज लेकर कमरे में दाखिल हुआ। शिन युशुआन ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में एक मीठा सा दर्द उठा और वो कमजोरी के मारे उठ नहीं पाई। उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची थी। मैं तेजी से उसके पास गया और उसे वापस लेटाते हुए कहा, युशुआन लेट जाओ, कल रात तुम बहुत थक गई थी, थोड़ी देर और सो लो। मेरी ये सीधी सीधी बात सुनकर चिन्युशुआन का चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। मैं कटोरी लेकर उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए आगे बढ़ा तो वो घबराकर हाथ हिलाने लगी। उसने शर्माते हुए धीरे से कहा, मुझे पहले ब्रश करना है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं खुद उठ सकती हूँ। मैंने अपनी भौहें उठाईं और कोई जोर नहीं डाला। एक हल्की सी स्माइल के साथ मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं जैसे ही होटल के हॉल में पहुंचा, दोपहर के ठीक 12 बज चुके थे। मेरा फोन अचानक पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। सिस्टम के रेड एनवेलप्स एकदम सही टाइम पर मेरे मुंह पर आकर बरसने वाले थे। डिंग! 1 रुपया। डिंग! 10 गुना कंजम्पशन कैशबैक कार्ड। डिंग! 29,999। इस तरह की बम्पर बारिश के बाद मैंने सिस्टम से निकले उन हजारों कैश और कैशबैक कार्ड को देखा और फिर भी मुंह बनाते हुए नखरे दिखाने लगा। कल मैंने हजारों उड़ाए तो सिर्फ कैश निकला, और आज के इन डेली रेड एनवेलप्स में भी सिर्फ कैश ही है। अगर मेरी ये घमंड वाली बातें कोई बाहर वाला सुन लेता तो शायद खून की उल्टी करके वहीं मर जाता। मुफ्त में हजारों रुपए और एक 10 गुना कैशबैक वाला गॉड लेवल कार्ड मिलने के बाद भी मैं यहाँ कमियां निकाल रहा था। मैंने आलस से सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली। अभी मेरा लेवल LV3 था और इसके रिवॉर्ड्स एकदम बवाल थे। एक बार सांस लेने पर 5 रुपए, 1 सेकंड सोने पर 5 रुपए और 1 कदम चलने पर भी 5 रुपए की कमाई।
मतलब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक फुल ऑटोमेटिक तरीके से अंधा पैसा छप रहा था। और फिर मैंने अपने अकाउंट में वो 13.8 लाख एकदम लीगल और यूज करने वाले फंड को देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाने के बाद चिन युशुआन फाइनली तैयार होकर बाहर आई। कल वाली उस मासूमियत को पीछे छोड़ते हुए आज ये लड़की एकदम कयामत लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो सीधे मेरी बाहों में आकर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपकने लगे। मैं एकदम से डर गया और जल्दी से पूछा कि उसे किसने परेशान किया है। चिन युशुआन ने तेजी से अपना सिर हिलाया, अपने आंसू पोंछते हुए सिसकते हुए बोली, नहीं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, मैं बस बहुत खुश हूं। अगर हाई स्कूल के दिनों की बात करें तो वो उसी टाइम से मुझ पर अपना दिल हार चुकी थी और अब मैं एक गॉड लेवल अमीर और परफेक्ट इंसान बनकर उसके सामने था, जिसने उसे पूरी तरह से अपना बना लिया था। ऐसे में उसका इमोशनल होना तो बनता था ना। मैंने एक झटके में उसकी पतली कमर को पकड़ा और फुल स्वैग में वादा किया, युशुआन, बिल्कुल टेंशन मत लो, आज के बाद जिंदगी भर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम दोनों ने प्यार से अपना लंच खत्म किया। तभी चिन युशुआन ने अचानक से कहा कि उसे तुरंत मोडू के लिए उड़ान भरनी है। पता चला कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने मेंटोर के प्रोजेक्ट में जगह बनाई थी और कल से उसका काम ऑफिशियली शुरू होने वाला था। मैं उसके जिद्दी और इंडिपेंडेंट नेचर को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पिंजरे की चिड़िया बनाकर रखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने भी बिना कुछ सोचे हाथ हिलाते हुए कह दिया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। चिन युशुआन ने पैसे बचाने के चक्कर में पहले से ही इकोनॉमी क्लास का टिकट बुक कर रखा था, पर मैंने बिना एक शब्द कहे पैसा फेंका और उसे सीधे फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करवा दिया। उस चौड़ी और कंफर्टेबल सीट पर उसे सुकून से सोते हुए देखकर मेरे दिल को भी एकदम शांति मिल रही थी। शाम के 5:30 बजे हम दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आई, युशुआन! चिन युशुआन ने पीछे मुड़कर देखा और एकदम से खुश हो गई, मोली! हुआन मोली खुशी से भागती हुई आई और कहने लगी कि हम बहनों की फ्लाइट का टाइमिंग भी एकदम सेम था। इसके बाद उसकी वो गॉसिप वाली तेज नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, हेलो, मैं युक्सुआन का बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड? हुआंग मोली का तो हैरानी के मारे मुंह ही खुला रह गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और अपने होठ चबाते हुए मजे लेने लगी। दिखने में तो तुम काफी हैंडसम हो, पर हमारी युक्सुआन भी मोडू यूनिवर्सिटी की टॉप लेवल ब्यूटी है। इसके पीछे तो अमीरजादों की पूरी लाइन लगी रहती है। जल्दी से सच सच बताओ, तुमने हमारे युक्सुआन को अपने जाल में कैसे फंसाया? मैंने एकदम रिलैक्स होकर उसका जवाब दिया, अपने सच्चे प्यार से इंप्रेस किया और क्या। हुआंग मोली की आंखें घूमी और उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए डिमांड कर दी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। हम रूममेट्स को एक बढ़िया सी पार्टी दे दो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने भी तुरंत हामी भर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह तुम लोग डिसाइड कर लो। थोड़ी ही देर में हम सब पेनिनसुला रेस्टोरेंट पहुंच गए। हम बस बैठे ही थे कि वैन यूरो नाम की एक और रूममेट वहां आ गई। ये सुनते ही कि मैं बॉयफ्रेंड हूं, वैन यूरो वहीं जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड युक्सुआन, तुम इतनी शांति से कमिटेड हो गई। मुझे तो लगता है कि मोडू यूनिवर्सिटी के सारे लड़के आज रात एक साथ रोने वाले हैं। जब उसे पता चला कि हम हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं तो वैन यूएरो ने एकदम लड़की वालों का एटीट्यूड दिखाते हुए मुझे वार्निंग दी, तो तुम वो बचपन के दोस्त हो जिसका ये इतने सालों से वेट कर रही थी? ओए लड़के, आज के बाद इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने इसका दिल दुखाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना सीना ठोकर उन्हें पूरी गारंटी दी और वहां का माहौल एकदम मस्त हो गया। हम सब ने मजे से खाना खाया, पर बिल देते टाइम मैंने नोटिस किया कि हम चारों का टोटल बिल सिर्फ 1500 ही आया था। ये एकदम साफ था कि हुआंग मोली और वैन यूरो को लग रहा था कि मैं अभी नया नया ग्रेजुएट हुआ हूं और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। मेरी इज्जत रखने के लिए ही उन्होंने जानबूझकर एक सस्ता रेस्टोरेंट चुना था। खाना खत्म होते ही वैन यूरो को एक कॉल आया। उसने मुड़कर एकदम एक्साइटमेंट के साथ कहा, सामने वाले आईएफसी मॉल में मेरी कार्टियर की इयररिंग्स रिपेयर हो गई हैं, अभी टाइम भी है, तो क्या हम सब वहां घूमने चलें? ये आईएफसी मॉल बाहर से दिखने में ही एकदम राजा महाराजाओं के महल जैसा शानदार लग रहा था। मैं चिन युक्सुआन, हुआंग मोली और वैन यूरो को साथ लेकर एस्केलेटर से सीधे कार्टियर ज्वेलरी स्टोर की तरफ निकल पड़ा। दरवाजे पर खड़ी एक प्यारी सी सेल्स गर्ल ने हमें एकदम प्रोफेशनल स्माइल दी। वैन यूरो ने आगे बढ़कर अपनी रिसीप्ट दी ताकि वो अपनी रिपेयर होने वाली इयररिंग्स वापस ले सके। कहते हैं ना कि गहने औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। हुआंग मोली जैसे ही स्टोर में घुसी, उसकी आंखें तो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी और महंगी चीजों को देखने की तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर वो छोटी छोटी ज्वेलरी को घूरते हुए तारीफ करने लगी। वाओ वैन यूरो, जल्दी इधर देखो, ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है। वो सेल्स गर्ल भी बहुत तेज थी। उसने तुरंत एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपना प्रोफेशनल मक्खन लगाना शुरू कर दिया। मैम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये सोशल एडिशन फ्रांस के टॉप लेवल डिजाइनर हंटर बोको की एक खास कलाकारी है।
इसे AL ब्रेसलेट कहते हैं। इसके पूरे सेट में टोटल 7 डिजाइन आते हैं जो एकदम इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे और फुल एनर्जी वाले हैं। वांग मोली और वैन यूएरो की आंखों में तुरंत चमक आ गई। वैन यूएरो एक्साइटमेंट के मारे झूमने लगी। 7 डिजाइन? अगर हम हॉस्टल की चारों बहनें एक एक भी लें तो भी किसी का डिजाइन मैच नहीं होगा। उस सेल्स गर्ल ने देखा कि बात बन रही है तो उसने तुरंत शोकेस में रखी सबसे ज्यादा चमकने वाली एक नेकलेस की तरफ इशारा किया और उनका लालच और बढ़ा दिया। पर सच कहूं तो हंटर बोको के अभी हाल ही में डिजाइन किए गए डीप सी स्टार के सामने वो ब्रेसलेट कुछ भी नहीं है। ये खजाना गहरे समंदर में छुपे किसी तारे की तरह है, रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत। इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इसने कितने ही बड़े बड़े ब्रांड्स का दिल जीत लिया था। क्विन यूशुआन ने जैसे ही सेल्स गर्ल के इशारे की तरफ देखा, उसकी वो खूबसूरत आंखें एकदम से चमक उठीं। कोई बेवकूफ भी बता सकता था कि उसे वो नेकलेस कितना ज्यादा पसंद आ गया था। मेरी नजरें भी बहुत तेज थीं। मैंने वहीं खड़े खड़े एकदम रिलैक्स होकर अपना बड़ा दाव खेल दिया। यूशुआन, हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, पर मैंने तुम्हें आज तक कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया है। ये नेकलेस मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। ये सुनते ही उस सेल्स गर्ल का दिल खुशी से नाच उठा और उसने तुरंत मक्खन लगाना शुरू कर दिया। सर, आपकी पसंद सच में गजब है। ये मैम खुद इतनी खूबसूरत हैं। अगर इसके साथ ये डीप सी स्टार पहन लें तो ये एकदम परफेक्ट मैच होगा। पर किसने सोचा था कि किन यूशुआन धीरे से अपना सिर हिलाकर मना कर देगी। रहने दो ना, मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती हूँ। इतना महंगा और तड़क भड़क वाला नेकलेस पहनना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। फालतू में पैसे बर्बाद मत करो। असल में इस लड़की का दिल बहुत साफ था। हालांकि उसे पता था कि मैं ये खरीद सकता हूँ, पर वो नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसा लगे कि वो पैसों पर मरने वाली कोई लालची लड़की है। पास खड़ी उस सेल्स गर्ल का दिल तो दर्द से सिकुड़ने लगा था। हे भगवान, कोई इतना खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट कर रहा है और ये लड़की उसे मना कर रही है। वांग मोली से रहा नहीं गया तो उसने धीरे से पूछ ही लिया, दीदी, ये डीप सी स्टार आखिर कितने का है? सेल्स गर्ल ने अपना सीना तानते हुए पूरे घमंड के साथ कहा, इस खजाने के बीच में 2 कैरेट का एकदम असली ब्लू डायमंड लगा है। पूरे मोदू शहर में ये सिर्फ एक ही पीस है और इसकी कीमत ज्यादा नहीं, बस 10,80,000 है। अरे साला, कितना? वांग मोली का जबड़ा तो हैरानी से जमीन पर ही गिर पड़ा। हालांकि उसे पता था कि ये महंगा होगा, पर ये तो हदों के पार था। एक नेकलेस की कीमत? ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने सीधे एक सुपर लग्जरी कार अपने गले में लटका ली हो। इस आसमान छूने वाली कीमत को सुनकर वैन यूरो का दिमाग भी सुन पड़ गया। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए धीरे से पूछा, तो फिर वो AL ब्रेसलेट कितने का है? सेल्स गर्ल ने अपनी स्माइल कायम रखते हुए कहा, AL ब्रेसलेट थोड़ा बजट में है। एक पीस की कीमत 58,888 है। ये नंबर सुनते ही वैन यूएरो और वांग मोली ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत उनकी हवा निकल गई। 58,000? सिर्फ 2,000 कम 60,000 से। वो अभी भी कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। माना कि आगे चलकर शायद वो इसे खरीद सकें, पर अभी इतने पैसे निकालना उनके लिए किसी सपने जैसा था। मजबूरी थी। भले ही उन्हें वो कितना भी पसंद आया हो, दोनों ने चुपचाप अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसी टाइम वैन यूरो की इयररिंग्स भी आ गईं। सेल्स गर्ल ने फुर्ती से उसे पैक करके पकड़ा दिया। इन लड़कियों का दिमाग इन करोड़ों लाखों की ज्वेलरी देखकर वैसे ही सुन्न हो चुका था, तो उनका वहां और रुकने का कोई मन नहीं था। वो मुझे खींचते हुए वहां से आगे टाइम पास करने निकल पड़ी, पर बीच रास्ते में ही मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। मैंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और जैसे ही वो मुड़ी, मैं सीधे पलटकर वापस कार्टियर स्टोर में घुस गया। उस सेल्स गर्ल ने जैसे ही मुझ जैसे सुपर VIP कस्टमर को वापस आते देखा, वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? मैंने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और मेरी आवाज इतनी नॉर्मल थी जैसे मैं किसी सब्जी मंडी में आलू प्याज खरीद रहा हूँ। वो डीप सी स्टार और उसके साथ 4 AL ब्रेसलेट सब पैक कर दो। 4 ब्रेसलेट और 1 लाखों का नेकलेस। ये तो 13 लाख से भी ज्यादा का एक गॉड लेवल बड़ा ऑर्डर था। उस सेल्स गर्ल का दिल तुरंत 200 की स्पीड से धड़कने लगा। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि हकलाने लगी। ठीक है सर, मैं अभी पैक करवाती हूँ। पर मैंने बिना किसी फालतू ड्रामे के हाथ हिलाते हुए कहा, पैक वैक मत करो, पैकिंग की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे सीधा ऐसे ही दे दो। कोई बात नहीं सर। कैलकुलेटर पर टाइप करते हुए उस सेल्स गर्ल की उंगलियों से जैसे आग ही निकल रही थी। सर, आपका टोटल बिल 13,15,552 हुआ है। मैं अपनी तरफ से आपको 1% का डिस्काउंट दे रही हूँ। इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात बीच में काटते हुए सीधा अपना बैंक कार्ड उसे पकड़ा दिया। वो डिस्काउंट विस्काउंट मत काटो, उसे अपनी टिप समझकर रख लो। भाई साहब, किसी सुपर रिच बॉस को सेल्स करने का मजा ही कुछ और है। वो सेल्स गर्ल तो मानो वहीं खड़े खड़े जन्नत पहुंच गई। 10,000 से भी ज्यादा की टिप, ये तो उसके कई महीनों के टारगेट के बराबर था।
उसने बड़ी मुश्किल से अपने पागलपन की हद तक धड़कते हुए दिल को काबू में किया और मेरा बैंक कार्ड पकड़कर बार बार झुककर मुझे थैंक यू बोलने लगी। और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक गॉड लेवल नोटिफिकेशन बम की तरह फटा। डिंग! 13,15,552 के खर्च का पता चला है। क्या आप 10 गुना कंजम्पशन कैशबैक कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, मैंने अपने मन में कहा। डिंग! सिस्टम अपग्रेड हो गया है। सीधा LV4 पर पहुंच गया। LV4 का गॉड लेवल ऑटोमेटिक इफेक्ट। अब एक बार सांस लेने पर 10 रुपए की कमाई होगी, जो हर रात 12 बजे पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से अकाउंट में आ जाएगी। भाई साहब, इस अपग्रेड का मतलब था कि अब मैं बिना कुछ किए बस बिस्तर पर पड़ा रहूं तो भी मेरी हर रोज की कम से कम कमाई 7 लाख के आसपास होने वाली थी। तभी मेरी जेब में रखा मेरा फोन जोरों से वाइब्रेट हुआ। बैंक से मैसेज था, आपके अकाउंट में 1,31,55,520 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। सीधे 1 करोड़ से ऊपर का तगड़ा प्रॉफिट। मैंने आराम से उन 5 गहनों को अपनी जेब में डाला और एकदम नॉर्मल तरीके से टहलता हुआ वापस चिन युशवान के पास आ गया। IFC मॉल जैसी जगह मेरे जैसे पैसे वाले इंसान के लिए किसी प्लेग्राउंड की तरह थी, पर उन बेचारी लड़कियों के लिए ये किसी तगड़े झटके से कम नहीं था। अपनी पसंद की चीजें सामने देखकर भी उन्हें ना खरीद पाने का दर्द कोई भी होता तो उसे बुरा ही लगता। थोड़ी देर और घूमने के बाद उन्होंने खुद ही वापस लौटने का फैसला किया। चिन युशवान ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। आज रात मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। मुझे हॉस्टल वापस जाकर कल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे ज्यादा टेंशन ना लेने और अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गुड बाय कहा और वहां से निकल गए। मोडू यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में किन युक्सुआन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी रूममेट झांग जिंग किसी गॉसिप आंटी की तरह उस पर टूट पड़ी। जल्दी बता, जल्दी जल्दी सब सच उगल दे। युक्सुआन, तेरा वो बॉयफ्रेंड आखिर है कैसा? हुआंग मोली एक कुर्सी पर धम से बैठ गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर एक शब्द में कहूं तो हैंडसम। वैन यूयूरो ने भी उसका साथ दिया। 2 शब्दों में कहूं तो बहुत हैंडसम। झांग जिंग गुस्से से अपना पैर पटकने लगी। वो चिल्ला रही थी कि उसने इतने हैंडसम लड़के को देखने का चांस मिस कर दिया। किन युक्सुआन अपनी इन ड्रामा क्वीन रूममेट्स को देखकर बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाने लगी। उसने आदत के मुताबिक अपना फोन निकालने के लिए बैग खोला, पर जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गईं, उसे कुछ कड़ी और ठंडी सी चीजें महसूस हुईं। उसने एकदम कंफ्यूज होकर उन्हें बाहर निकाला। ये क्या है? ये मेरे बैग में कैसे आया? अरे बाप रे, AL ब्रेसलेट! हुआंग मोली वहीं जोर से चीख पड़ी। और ये डीप सी स्टार! वैन यूरो भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। हुआंग मोली का दिमाग तेजी से दौड़ा और उसने अपना हाथ पैर पर मारते हुए कहा, हे भगवान, मुझे पक्का यकीन है ये चैन फैन ने वॉशरूम जाने के बहाने चुपके से खरीद लिया होगा और फिर जब तुम्हारा ध्यान नहीं था तो उसने इसे तुम्हारे बैग में डाल दिया। भाई, ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। बिना माथे पर शिकन लाए उसने 10 लाख से ऊपर की ज्वेलरी खरीद ली और फिर ऐसे चुपके से गिफ्ट भी कर दिया। ऊपर से वो इतना हैंडसम भी है। अगर ये परफेक्ट गॉड लेवल बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या है? वैन यूयूरो एक्साइटमेंट के मारे पूरी लाल हो चुकी थी। हुआंग मोली भी पूरी तरह से मेरी फैन बन चुकी थी। अब मुझे समझ आया युक्सुआन कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी के उन सो कॉल्ड अमीर और हैंडसम लड़कों को भाव क्यों नहीं देती। चैन फैन के सामने वो सारे लफंगे तो एकदम कचरे के बराबर हैं। वैन यूयूरो ने सीधे जाकर किन युक्सुआन के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों में एकदम लालच भरी चमक थी। दीदी युक्सुआन, क्या तुम्हारे उस हीरो का कोई बड़ा या छोटा भाई है? प्लीज अपनी इस बहन की भी सेटिंग करवा दो ना। मुझे भी ऐड करो, मेरी भी सेटिंग करवाओ। हुआंग मोली भी भेड़िए की तरह चिल्लाई। जांग जिंग भी पीछे नहीं रही। और मैं भी, मुझे भी चाहिए। किन युक्सुआन अपनी इन पागल सहेलियों की हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए उनके सारे सपने तोड़ दिए। सॉरी लड़कियों, उसका कोई भाई नहीं है, बस एक छोटी बहन है। ये बात सुनते ही पूरे हॉस्टल में जैसे मातम छा गया। वो तीनों लड़कियां 1 सेकंड में पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह फुस हो गईं और उनके चेहरे लटक गए। पर तभी किन युक्सुआन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और उसने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। माना कि उसका कोई भाई नहीं है, पर ये ब्रेसलेट तुम तीनों में से हर एक को एक एक मिल सकता है। ये कहने के बाद किन युक्सुआन ने बड़े दिल के साथ वो लगभग 60,000 की कीमत वाले 3 AL ब्रेसलेट उन तीनों के सामने रख दिए। इधर मैं शांग्रीला होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंच चुका था। मैं पूरी दीवार जितने बड़े शीशे के सामने खड़ा होकर बाहर सितारों की तरह चमकते रात के नज़ारे को देख रहा था। मैंने अपने ग्लास में रखी टॉप लेवल की XO वाइन को एक ही घूंट में खत्म कर दिया। फिर मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन ऑन की। दिन में IFC मॉल में मैंने 13 लाख से ज्यादा खर्च किए थे, तो सिस्टम ने मुझे सीधे 131 ब्लाइंड बॉक्स वाले रेड एनवलप्स दे दिए थे। अब मेरे पास सोचने का कोई टाइम नहीं था। बिना कुछ पूछे मैंने सबको ओपन कर दिया। टिंग! अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट हुए। टिंग!
अकाउंट में 99 रुपए क्रेडिट हुए। टिंग, अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हुए। लगातार 100 से ज्यादा बॉक्स खोलने के बाद सिर्फ कैश ही कैश मिलकर लगभग 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके थे। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिस्टम ने मुझे एक के बाद एक बमबारी करते हुए गॉड लेवल इनाम देना शुरू कर दिया। टिंग, बधाई हो, आपको मिला है गॉड लेवल स्किल, प्रोफेसर लेवल मैथ एक्सपीरियंस। टिंग, बधाई हो, आपको मिला है गॉड लेवल स्किल, एब्सोल्यूट फोकस। इसके साथ 5% फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन का चांस भी है। आखिर फोकस करने वाले लड़के सबसे कातिलाना होते हैं। टिंग, बधाई हो, आपको मिला है सुपर ग्रैंड प्राइज, जियांगबे शहर की पूरी क्वानकुन बिल्डिंग। मैं अभी यही सोच रहा था कि मुझे इस मैथ वाले स्किल का क्या करना है, तभी मेरी नजर नीचे टेबल पर गई। मेरे सामने वाली टेबल पर अचानक से लाल रंग की किताबों का एक मोटा सा बंडल आ गया था। मैंने ध्यान से देखा तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डीड्स थीं। क्यानकुन बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, A201, A202, पूरी की पूरी बिल्डिंग के कागजात, और उन सब पर मालिक के तौर पर सिर्फ मेरा नाम छपा था। मेरा चेहरा देखने लायक हो गया था। ये क्यानकुन बिल्डिंग, क्या ये वही जगह नहीं है जहां मैं हर रोज फिंगरप्रिंट लगाकर अपनी वो घिसी पिटी नौकरी करने जाता था? इससे पहले कि मैं इस झटके से बाहर आ पाता, अचानक मेरा फोन किसी मौत के बुलावा की तरह पागलों की तरह बजने लगा।